ठीक है, तू मेरे को बताओ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक साइज एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी? रिलेशन, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. कैन यू प्लीज एलेबरेट हाउ दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर? मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल सीसियम. ठीक है, फ्रांसियम को हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे बिकॉज इट इज़ अ रेडियो एक्टिविटी. खूब सारी प्रॉपर्टी को फिर वो क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा. इसके लिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट को मोस्ट में हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे. और मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल फ्लोरीन. ठीक है, बैठ जाओ, इसको बुलाओ. ग्रुप 1 एलिमेंट का स्पेशल नाम क्या है? व्हाट इज द स्पेशल नेम ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट? और ग्रुप 16 का क्या नाम, ग्रुप 17 का क्या नाम है? ग्रुप 18 का क्या नाम है? हेलोजन. ठीक है, जीरो ग्रुप. सब तेरे को थोड़ी पूछेंगे. तो होमवर्क किया लास्ट टाइम जो क्वेश्चन दिया था ट्राई करने के लिए? बैठ जाओ. एमसीक्यूज भेजा है लेकिन बहुत लेट आया रहेगा तो अगले लेक्चर में करके आना. ठीक है, हाँ चल ठीक है. अभी कौन बताएगा यहाँ से? किसको ऐसा लगता है सर मेरे को 2 क्वेश्चन तो पूछो, मेरे को आप कभी पूछते नहीं हो? किसको पूछो? एक मेरे को 2-3 क्वेश्चन पूछने का कोई है अपने मन से? सर आप मेरे को पूछो, आपने जो पढ़ाया था मैं सब बताऊंगा उसमें से, या बताऊंगी उसमें से. इसको पूछता हूँ मैं. तू मेरे को सब में समझदार लगता है ज़्यादा. तू मेरे को ये एक्सप्लेन कर कि वाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 18 एलिमेंट्स आर एक्सपोनेंशियली हाई. So very stable in nature means we can remove electron easily, or it is very difficult to remove electron? Very difficult to remove electron emission because there is a strong electrostatic force of attraction between electrons and protons in the nucleus. हाँ, it gains stability. If it is stable, so it is very difficult to remove electron. Okay, so ionization enthalpy minimum ionization enthalpy elements are present in which group? सबसे कम ionization enthalpy वाले एलिमेंट कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है? मिनिमम आयोनाइजेशन एंथैल्पी वाला एलिमेंट ग्रुप 1 में प्रेजेंट है अल्कली मेटल्स. सही बोला. ठीक है, संजना होमवर्क क्लास में कर रही है तो संजना को पूछ लेते हैं. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं ना. देखो चलो, इसका क्वेश्चन है मतलब सिर्फ इसका नहीं है, तुम्हारा भी है. एक्सप्लेन व्हाई सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज हायर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी. एक मिनट आराम से. एक सेंटेंस गलत हो गया है. एक सेंटेंस गलत हो गया है. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रिमेन्स द सेम. ऐसा होता है क्या? उसने बोला कांस्टेंट बोला. अच्छा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस. हाँ तो सही है. हाँ, more amount of energy required to remove. Okay, after first ionization enthalpy, second ionization enthalpy increases. Okay, as you said. Third ionization enthalpy, it is even higher or it is even lower? Higher. ठीक है, बैठ जाओ. चलो लास्ट बेंच. बताइए, what is the effect of screening effect? Okay, periodic trends of screening effect बताओ. Screening effect, periodic trends. सही है. स्क्रीनिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज की इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज? स्क्रीनिंग इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज. तो डाउन द ग्रुप जा रही है तो साइज कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है? कम हो रहा है. और अक्रॉस द पीरियड क्या हो रहा है? ठीक है, अभी कौन बताएगा? इसको पूछते हैं. ये वाली बच्ची किधर गई आज? क्या हुआ? ठीक नहीं लग रहा है उसको. ठीक है, उसको बुला. चल बताओ, क्या बताएगी? कोई बात नहीं, अटेम्प्ट तो कर ले क्वेश्चन. क्या पता कि तेरे को आ जाए, मजाक में आ जाए. Why d block element exhibit variable oxidation state? It is because their last two shells are incompletely filled. Yes, They have unpaired electrons. very nice. एकदम सही आंसर दिया है, मस्त आंसर दिया है. Unpaired electron and last two cells are incompletely filled. Which last two cells are incompletely filled? 4D. 3D, n-1D और ns बोलते ना, n-1D and ns. बहुत अच्छा बोला तूने. बैठ जाओ, अपनी दोस्त को बुलाओ. In 3D series from scandium to zinc, the compound of which element has highest melting point and boiling point?
in 3D series, scandium to zinc. The compounds of dash element has high melting point and boiling point. नहीं नहीं जिंक नहीं, वो आप सोच रहे हो इधर से जाएगा, साइज छोटा होगा, याद है तुम लोग को? यस, क्या है? क्रोमियम। क्यों क्रोमियम, ये बच्चों को पूछो क्यों क्रोमियम? बिकॉज इट हैज, आंसर तो सुने बच्ची, बिकॉज इट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अच्छा कैसे 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? डी में कितना है, एस में कितना है? डी में कितना है, एस में कितना है? एस में 1 है, डी में 5 है। ठीक है, बैठ जाओ। एक लास्ट क्वेश्चन एंड देन विल स्टार्ट। एक लास्ट, तेरा हो गया? किसको पूछने का? हाँ यार देखो तो मैं देख ही नहीं रहा हूँ। अरे तू बहुत दिन से तुझसे पूछा ही नहीं है। चल ठीक है, थोड़ा तो बता भी, इतना सब लोग बोल रहे तो थोड़ा तो बताने का। चलो नहीं 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 प्लीज प्लीज प्लीज। कौन से सब्जेक्ट में? मेरे सब्जेक्ट में? मतलब मेरी वजह से नहीं आया ना? हाँ ठीक है। मतलब बोल रही है सीधा मुंह पे, आपकी वजह से नहीं, मेरे दोस्त अच्छा पढ़ाता है। तेरे दोस्त को थैंक यू बोलना मेरी तरफ से। चल एक क्वेश्चन का आंसर दे, इजी वाला, इजी वाला, ऐसा कुछ जबरदस्ती से खुन्नस थोड़ी निकालने का है। चलो फटाफट बोलना। एफ लॉग एलिमेंट के दोनों सीरीज का नाम बता फटाफट। लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड सीरीज। लेंथेनाइड्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? एक्टिनाइड्स में किस में जाएगा? लेंथेनाइड सीरीज लास्ट इलेक्ट्रॉन ए, लेंथेनाइड सीरीज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन विच सब शेल? 4f। एक्टिनाइड सीरीज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन 5f सब शेल। ठीक है, लेंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज आर नोन एज डैश एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। लास्ट हाउ मेनी सेल्स आर इनकम्प्लीटली फिल्ड? तेरे को छोड़ के सब बता रहे हैं, मतलब अपने दोस्त से ही पढ़ेगी तू। तो तेरे दोस्त को बोला मेरे को थोड़ा एक्स्ट्रा लेक्चर लेने के लिए। नहीं 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 नहीं, कौन है मेरे से, कौन से कौन है इसकी दोस्त? अपने क्लास वाली है? हाँ अच्छा तो ठीक है यार। किधर है? आई आज? नहीं आई है, एक्स स्टूडेंट है। ठीक है, ये बैच में, ये ब्रांच की, ये ब्रांच में मैं लास्ट ईयर नहीं आया था पढ़ाने के लिए, टाइम ही नहीं था मेरे पास, दूसरी जगह था मैं, बुलाए नहीं ये लोग। बैठ जाओ। अच्छा आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ ना, क्या पढ़ाने वाले पहले बता देता हूँ। उसमें ना बीच बीच में तुमको आएगा एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर। वो अपने को मालूम ही नहीं है क्या है। मतलब मैं बोलूँगा ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या है, रिड्यूसिंग पावर क्या है, देख पता है तू बोलेगी तो मैं डायरेक्ट पढ़ा दूंगा मैं, तो नहीं पता है तो बोली मैं पहले एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो ऐसे आएगा ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीजेस, रिड्यूसिंग पावर डिक्रीजेस। आता है तुम लोग को, मैं डायरेक्ट ट्रेंड पे होगी, पहले अपन बेसिक्स पढ़ लेते ज़रा। तो बोल रहे यार ऐसा कभी मत बोल, किसी टीचर को मत बोल आता है ऐसे, बोल हम गोबर है हमको कुछ नहीं आता है सर, आप जीरो से ही सिखाओ। ठीक है, तो पहले अपन एसिडिक नेचर पढ़ेंगे, बेसिक नेचर पढ़ेंगे, उसके बाद ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, उसके बाद फिर वो समझ में आएगा। अगर तुमको आता है तो मैं डायरेक्ट भी स्टार्ट कर सकता हूँ, पर मुझे लगता नहीं कि तुम लोग, आता भी रहेगा तो भूल गए रहोगे थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है नहीं आता रहेगा। ठीक है चलो हेडिंग लिखो, एकदम जीरो लेवल से सिखाता हूँ मैं। ठीक है, वैसे तो किसी और चैप्टर में सिखाते बट यहाँ पे लिंक हो रहा है तो मेरे को सिखाना पड़ेगा। हाँ रेडॉक्स में बताएंगे, पर पहले अभी बता देता हूँ मैं। क्या है यार, क्या आवाज़ कर रहा है? वैसे भी इतना लिखो, चलो लिखो एसिड बेस थियरी, एकदम जीरो से ही स्टार्ट करते हैं। एसिड बेस थियरी थोड़ा फास्ट जाऊंगा क्योंकि इजी है और तुमने स्कूल सेक्शन में भी थोड़ा बहुत पढ़ा रहेगा। ठीक है, 8th स्टैंडर्ड से एसिड बेस थियरी पढ़ा रहे, तो भी अपन वहाँ से चालू करेंगे और जहाँ तक नहीं पढ़ा है वहाँ तक जाएंगे। ठीक है, एसिड बेस थियरी। सो सबसे पहले एसिड के बारे में 3 पॉइंट जो आपको बचपन से मालूम है। एसिड का टेस्ट सॉर टू टेस्ट, इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड प्लस मेटल H2 गैस इवॉल्व। एसिड में मेटल डाल दिया तो क्या इवॉल्व होएगा? H2 गैस।
इट वॉज अ वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट, एकदम पुराना मेथड है एसिड को पता करने के लिए। 3 बातें, सॉल्ट टू टेस्ट, टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, और एसिड प्लस मेटल विच गैस इवॉल्व, H2 गैस इवॉल्व। एकदम ओल्डेस्ट मेथड है, ठीक है। किसी को नहीं मालूम था, कोई भी साइंटिस्ट को। बेस, अच्छा H2 गैस इवॉल्व उनको दिखता नहीं था, कोई सब्सटेंस है उसमें मेटल उठा के डाला, बबल्स आएगा ना, बबल्स, तो समझ जाते थे कि ये एसिड हो सकता है। रॉन्ग भी होता था उनका कॉन्सेप्ट। अब उतना वो टाइम पे नहीं था ना, नहीं था, एकदम पुराना कॉन्सेप्ट। उसके बाद अपन आएंगे बेस। बेस के बारे में 3 पॉइंट, बीटर टू टेस्ट, रेड लिटमस टू ब्रू, और सोपी टू टच। ये 3 पॉइंट सुन लो। थर्ड पॉइंट क्या है इसका, सोपी टू टच मतलब क्या होएगा, विस्कस टू टच, ठीक है। दिस इज द ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट। क्या था, बीटर टू टेस्ट, रेड लिटमस टू ब्लू, और सोपी टू टच। वेरी फर्स्ट टाइम एसिड एंड बेस वॉज ब्रीफली एक्सप्लेन बाय अरहेनियस। सबसे पहले सबसे ज़्यादा ब्रीफ में किसने एक्सप्लेन किया इसको, अरहेनियस। तो अपन उसको बोलते हैं अरहेनियस थियरी ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछा कि कौन एसिड बेस थियरी का फादर कौन है, फादर ऑफ एसिड बेस थियरी, तो अरहेनियस। तो अरहेनियस को हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ एसिड बेस थियरी। ये नाम पहले सुना है कि आज फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, सुना है ना, अरहेनियस थियरी। एकदम सिंपल है, वो उसमें मत ढूंढ, उसमें नहीं है, ठीक है। अरहेनियस क्या बोलता है, एसिड गिव्स लार्ज नंबर ऑफ H+ आयन इन इट्स एक्वस सोल्यूशन। जो एसिड है वो अपने एक्वस सोल्यूशन में H+ आयन देगा। When acid is added to water, it gives H+ ion in the aqueous solution, ठीक है। ये पहले वो बातें बता रहा हूँ जो अपन ने स्कूल सेक्शन में पढ़ा है। सो वाटर एसिड, इट गिव्स H+ ion in the aqueous solution, ठीक है। ये कितना H+ ion देगा, 2H+ ion प्लस SO4 2 माइनस आयन, सल्फेट आयन ना। चलो H3PO4, H3PO4 का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, हाँ। तो जो आयन बना है वो क्या है, फॉस्फेट आयन, क्लोराइड आयन, सल्फेट आयन, फॉस्फेट आयन। तो व्हाट इज एसिड अकॉर्डिंग टू अरहेनियस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू अरहेनियस थ्योरी एसिड्स आर द सब्सटेंस व्हिच गिव्स H+ आयन इन द एक्वस सोल्यूशन। तो अरहेनियस की थ्योरी के हिसाब से एसिड वो होता है जो अपने एक्वस सोल्यूशन में H+ आयन देता है। बेस, व्हाट आर बेस अकॉर्डिंग टू अरहेनियस थ्योरी, बेसेस आर द सब्सटेंस व्हिच गिव्स OH- आयन इन द एक्वस सोल्यूशन। ये सब चीज़ें तुमको पता है, ठीक है। NaOH कितना वो देगा, CaOH ट्वाइस, और AlOH थ्राइस। आपको MCQs में क्या आएगा वो बताता हूँ मैं, क्या पूछता है, तो उसके लिए ये सब मालूम होना बहुत ज़रूरी है। चलो क्या देगा ये, Na+ प्लस OH-, ठीक है। Ca+2 प्लस कितना OH-, 2OH-, Al+3 प्लस 3OH-, ओके। इतना समझ गया। अभी इधर से एक नया बात बताता हूँ मैं। एसिड हैज़ बेसिसिटी, क्या बोला मैंने, एसिड हैज़ बेसिसिटी। ये क्या फालतू गिरी है, ये कौन एक्सप्लेन करेगा। एसिड हैज़, ये मोल कॉन्सेप्ट में भी थोड़ा बहुत सर ने बताया रहेगा। एसिड हैज़ बेसिसिटी एंड बेस हैज़ एसिडिटी। बेस हैज़, अच्छा ये मैं तुमको बता भी देता हूँ कि आपको मोल कॉन्सेप्ट में कौन सी जगह पे है। रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू n फैक्टर। तो n फैक्टर भी आप इससे पता कर सकते हो, ठीक है। एसिड हैज बेसिसिटी, व्हाट डू यू मीन बाय बेसिसिटी, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन। बेसिसिटी इसको वो बोलते हैं हम लोग मोनो बेसिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं। तो व्हाट इज बेसिसिटी, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन। बेस हैज एसिडिटी, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH- आयन। तो बेसिसिटी का डेफिनेशन यहाँ से मेरे को क्या मिलता है, बेसिसिटी का डेफिनेशन क्या बोला मैंने, व्हाट इज बेसिसिटी, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन। और एसिडिटी क्या होता है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल विच आयन, OH- आयन, ठीक है। रिप्लेसेबल OH- आयन। अच्छा एक थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे बता, अगर मेरे को बोला है HCl का मोलरिटी 0.5 है, क्या है, तो उसका नॉर्मेलिटी कितना आएगा 0.5, क्योंकि इसमें एक ही H+ है। इसका H2SO4 का 0.2 है, मोलरिटी 0.2, नॉर्मेलिटी कितना होएगा 0.4, ठीक है। इसको n फैक्टर भी आप बोल सकते हो, एसिड एसिडिटी बेसिसिटी गिव्स आउट n फैक्टर। अच्छा तो इसको क्या, अच्छा ये मोनो बेसिक एसिड, HCl को क्या बोला, मोनो बेसिक एसिड। H2SO4 क्या होएगा, डाई बेसिक, और ये क्या होएगा, हाँ तो एक लिख देता हूँ मोनो बेसिक एसिड। अच्छा अभी आता है इस पे,
बेस वाले की बात करते जरा, बेस वाला ये क्या होएगा, दिस इज कॉल्ड इट एज, इसको बोलेंगे मोनो, हाँ क्या बोलेंगे अपन, मोनो एसिडिक बेस। तो ये क्या होएगा, डाई एसिडिक बेस, और वो क्या होएगा, ट्राई एसिडिक बेस। एमसीक्यूज में मेरे को पीरियोडिक टेबल में क्या पूछता है मालूम है, अगर मैं डायरेक्ट पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन पूछ दिया होता, क्या पूछेगा पता है, तीनों में कौन स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन से मेटल हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस बना, नहीं आंसर नहीं देना, आंसर नहीं देना है, लॉजिक क्या है, मेरे को आंसर चाहिए नहीं, मेरे को लॉजिक चाहिए। क्या बोलता है पता है, देखो एक रूल है, जिसके ऊपर चार्ज ज़्यादा होएगा ना, चार्ज ज़्यादा होएगा तो चार्ज कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब क्या होएगा, वो OH माइनस आयन को स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। Na प्लस करेगा कि Cl प्लस करेगा कि Al+3 करेगा, चार्ज Al+3, जिसके ऊपर चार्ज ज़्यादा है उसका क्या होएगा, OH माइनस को अट्रैक्ट करने का पावर क्या होएगा, ज़्यादा होएगा। ठीक है, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन पावर। कौन सा पावर, प्रेसिपिटेट पावर, कोएगुलेटिंग एजेंट, कोएगुलेशन पावर। ठीक है, तो Al+3, इवन Si+4 रहेगा तो उसका और ज़्यादा रहेगा, Al+3 Cl+2 और ये। तो कौन OH माइनस को बहुत जोर से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अरेनियस क्या बोलते हैं मालूम है, स्ट्रॉन्ग एसिड गिव्स लार्ज नंबर ऑफ H+ आयन। अरेनियस ने खाली एसिड नहीं बताया, उसने स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस भी बताया। अरेनियस क्या बोलता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का डेफिनेशन क्या है, एसिड विच गिव्स लार्ज नंबर ऑफ H+ आयन। ऑल मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl, H2SO4, HNO3, ये सब मिनरल एसिड है, मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड, एसिड विच गिव्स लेस नंबर ऑफ H+ आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन, वीक एसिड। The example is what, H2CO3, carbonic acid. All carboxylic acids are weak acid. All carboxylic acids are weak acid. Formic acid, ये मालूम है ना, formic acid, ये क्या है, एसिडिक एसिड। ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड, ये स्ट्रक्चर का नाम बता सकते हो, ये स्ट्रक्चर का नाम कोई, नहीं पता, ये स्ट्रक्चर को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्यों फिनॉल बोलते हैं, फीन इज अदर नेम ऑफ बेंजीन, फीन इज अदर नेम ऑफ बेंजीन, का दूसरा नाम फीन है। और ओल मतलब क्या होता है, OH ग्रुप, तो ये बेंजीन, और ओल मतलब कौन सा ग्रुप होता है, OH ग्रुप, मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, तो इसका नाम क्या है, फिनॉल। ये सब क्या है, वीक एसिड है। तो वीक strong acid dissociates completely, gives large number of H+ ion, weak acid dissociates incompletely, gives less number of H+ ion, हाँ partially। ठीक है, इसके बाद में आता है स्ट्रॉन्ग बेस। तो ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या देगा मेरे को, लार्ज नंबर ऑफ OH माइनस आयन। वीक बेस क्या देगा, लेस नंबर ऑफ OH माइनस आयन। स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, KOH, ठीक है, LiOH, CaOH ट्वाइस, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। AlOH थ्राइस। अब ये सब में कौन स्ट्रॉन्ग है, वो अपने को उसके चार्ज के ऊपर से पता चलेगा। वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ZnOH ट्वाइस, COH ट्वाइस, ये सब क्या है, तो सिंपल ऐसे याद रखने का। अगर हम लोग ग्रुप 1 से ऐसे ग्रुप 18 की तरफ जाएंगे तो क्या होता जाता है, सीधा देखने का, साइज़ छोटा होता जाता है कि बड़ा होता जाता है, साइज़ क्या होएगा, एलिमेंट का साइज़ क्या होएगा, छोटा होता जाएगा। अगर साइज़ छोटा हो जाएगा, ठीक है, ये सपोज लो कि मेरा OH माइनस का ये ऐसा है, OH माइनस, ये मेटल है, ठीक है, और यहाँ पे M इतना बड़ा है और OH उतना ही बड़ा है। तो अगर साइज़ बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ कम है कि ज़्यादा है, ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो बॉन्ड आसानी से क्या होगा, टूट जाएगा। क्या होएगा, बॉन्ड आसानी से क्या होएगा, टूट जाएगा। तो बेसिसिटी ज़्यादा है, उसकी बेसिसिटी क्या है, ज़्यादा है। और साइज़ छोटा होते ज़्यादा है, मतलब क्या हो रहा है, बेसिसिटी क्या हो रहा है, कम है। समझ में आया। तो हम लोग ऐसे लेफ्ट से पीरियड में लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो क्या होएगा, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होएगा, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होएगा, इंक्रीज कैसे होएगा बेसिक स्ट्रेंथ। साइज छोटा हो रहा है, बॉन्ड लेंथ कम हो रहा है, तो OH इजीली डोनेट नहीं कर पा रहा है, OH डोनेट, तो बेसिसिटी क्या हो गया, कम। इसके लिए पढ़ा रहा हूँ और अभी भी गलत बता रहा हूँ इसमें। OH प्रोड्यूस किया तो स्ट्रॉन्ग एसिड, इजीली प्रोड्यूस किया तो क्या होगा,
साइज बड़ा है ना, बॉन्ड टूट जाएगा ना। इतनी बड़ी लकड़ी देता हूँ तुमको मैं, तोड़ो, और इतना छोटा लकड़ी देता हूँ, किसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा? क्योंकि बड़े वाले को ज़्यादा एनर्जी थोड़ी लगेगा, कम एनर्जी लगेगा, छोटे वाले को ज़्यादा एनर्जी लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एमसीक्यूज में मेरे को क्या पूछेगा, वापस आ जाते टॉपिक पे। कौन से केस में OH और मेटल आयन का अट्रैक्शन ज़्यादा है? Al के साथ ज़्यादा है कि सोडियम के साथ ज़्यादा है? Al के साथ। किसके साथ ज़्यादा है? तो वो इजीली प्रोड्यूस होगा क्या OH माइनस? नहीं। तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या है? कम है, और इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या है? ज़्यादा। ऐसा एमसीक्यूज में पूछता है, तो डायरेक्ट तुमको बताना डिफिकल्ट था, इसके लिए ये थोड़ा सा बता दिया मैंने। यहाँ तक समझ गया? ये कौन सी थियरी है? अरेनियस थियरी। अभी एसिड बेस थियरी बात ही की है, तो 2 थियरी और बता देता हूँ। तो एसिड का थियरी अरेनियस का समझा। अच्छा, तो स्ट्रॉन्ग एसिड ऑलमोस्ट 100% आयोनाइज होता है। कितना परसेंट आयोनाइज होता है? ऑलमोस्ट 100%। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 है। कौन है? 1 मोल ऑफ H2SO4 विल प्रोड्यूस 98 H+ आयन। एक H2SO4 कितना H+ आयन प्रोड्यूस करता है? 98। 1 मोल ऑफ HCl विल प्रोड्यूस 95 H+ आयन। तो कोई पूछा ना कि सबसे स्ट्रॉन्ग, ऐसे तुमने देखा है किधर तो लिखा रहेगा H2SO4 इज नोन एज अ किंग ऑफ ऑल एसिड। H2SO4 को सब एसिड कब आप बोलते हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा H+ आयन प्रोड्यूस करता है। कितना H+ आयन प्रोड्यूस करता है? 98 H+ आयन। एंड H2SO4 इज हाइड्रोफिलिक। H2SO4 क्या होता है? वाटर लविंग है। अभी तुम कॉलेज जाओगे, कॉलेज में तुमको प्रैक्टिकल कराएंगे ना, तो H2SO4 का एक्सपेरिमेंट होगा, तुम देखना। टेस्ट ट्यूब में H2SO4 है एंड यू हैव टू ऐड ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर। जब उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर ऐड करोगे ना, तो H2SO पानी लेने के लिए ऊपर आएगा। तो एक कॉन्सेप्ट है, आज तुमको बता रहा हूँ, जब तक तुम साइंस पढ़ोगे ना, तब तक तुमको ये कॉन्सेप्ट बताया जाएगा पूरा लैब में। जब भी लैब में जाओगे आप, एसिड का एक्सपेरिमेंट होगा। डू नॉट ऐड वाटर इनटू एसिड, ऑलवेज ऐड एसिड इनटू वाटर, क्योंकि वो एसिड पानी लेने के लिए ऐसे तुम्हारे मुंह पे भी आ सकता है। जैसे एक बहुत बड़ा कंटेनर है, तुम उसमें ऐसे बकेट से पानी डालोगे, वो तुम्हारे मुंह पे आ जाएगा, बिकॉज H2SO4 इज व्हाट? हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग। वाटर लविंग है, ऐसे ऊपर आ जाए। तो हमेशा एसिड को पानी में डालने, तेरे को पानी चाहिए, ले जा मर उसमें, हमको कुछ आमद। जो एसिड अटैक होता है उसमें जो एसिड यूज़ करते हैं लोग, वो एसिड कौन सा रहता है? H2SO4। क्या रहता है वो? H2SO। वो H2SO4 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है पता है? 38%। और 38% हमारी कितनी ज़्यादा वाट लगा सकता है? तो आप सोच सकते हो कि जो पूरा 38% H2SO4 मतलब 38 ml H2SO4 है, बाकी का कितना है तुम्हारा? 62 ml क्या है? वाटर है। तो 38% H2SO4 अगर किसी के ऊपर डाला, तो ऐसे क्या होएगा? पूरा स्किन उसका पूरा ऐसे स्क्वीज हो जाएगा, क्योंकि वो पानी पूरा खींच लेगा। इसको अगर इन केस तुमने देखा किसी के ऊपर किसी ने एसिड डाल दिया, तो इसको ओवरकम कैसे करोगे? प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? आजू बाजू में देख, पानी तो बिल्कुल नहीं डालने का। हाइड्रोफिलिक, पानी तो चाहिए, पानी तो खींच रहा है वो बॉडी में से, तभी तो सब ऐसा पूरा जो जितना आपका स्किन रहेगा सब एक जगह पे आ जाएगा। तुमने देखा रहेगा मूवी में, दीपिका पादुकोण मारे, सब पूरा स्किन एक जगह पे आता है, ब्यूटी पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो क्या करने का दोस्त? तेरी वाली पे किसी ने डाल दिया, तो ऐसा कैसे यार? तो क्या करने का सुन, बताता हूँ। एसिड क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ H+ आयन। आपको आजू बाजू से लेके क्या आने का है? क्या लेके आने का है? मिल्क, और डाल देने का। ठीक है, क्यों? एसिड बहुत सारा H2SO4 बहुत सारा H+ आयन प्रोड्यूस करेगा। मिल्क में क्या होता है? लैक्टोस। अभी तुमको बायो में लैक्टोस का स्ट्रक्चर भी पढ़ाएंगे, अभी नहीं बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तब इसमें एक लैक्टोस में कितना OH- आयन होता है? 11 OH-। कितना होता है? तो बहुत सारा OH- आयन प्रोड्यूस करेगा। एसिड बहुत सारा H+ आयन प्रोड्यूस करेगा। H+ OH- दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे, तो जितना भी प्रॉब्लम होना रहेगा उससे बहुत कम अमाउंट में प्रॉब्लम होएगा। मतलब ऑलमोस्ट तुम्हारा 98% प्रॉब्लम क्या होएगा? रिजॉल्व हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तेरे को चाहिए तो लैब में जाने का, इधर H2SO4 रख, इधर दूध रख, ऐसे ड्रॉप से उठा के अपने इसमें हाथ में डाल, इसमें ऐसे करके देखेगा, करके देखने का ऐसा। अरे मैं ही बता रहा हूँ, मेरे ऊपर ही एक्सपेरिमेंट, मैं ही बता रहा हूँ, तो मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट करने का है। ठीक है, तो समझ गया सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? H2SO4, क्योंकि बहुत ज़्यादा H+ आयन प्रोड्यूस करता है वो। ठीक है, तो इधर तक लिख लेते पहले ज़रा। एसिड बेस थियरी लिखो, एसिड बेस थियरी। उसमें लिखना पहले अरेनियस थियरी। ये लिखने का क्या हो आगे का, इसका 3 पॉइंट। चलो ज़रा फटाफट लिखो, क्योंकि मेरे को आज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी पढ़ाने का है। क्या लिखे? एसिड का 3 पॉइंट, बेस का 3 पॉइंट, अरेनियस एसिड। हाँ, 1 2 3 1 2 3।
हाँ देख उसको पता है. So hard to test, turns blue litmus to red, acid plus metal, H2 gas is evolved. ये सब लिख डालना है. एसिड एट बेसिसिटी, ये एसिडिटी. आगे बढ़ते हैं अभी इधर से. स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एनसीईआरटी पूरा अपन एनसीईआरटी एक्सरसाइज में ऐसे हाथ में बुक लूंगा, एक एक क्वेश्चन पढ़ूंगा और सॉल्व कर लेंगे बस. वो देखो मतलब तेरे से डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है ना, वो नहीं कराए, कराओ सर, जाने दे करा. टेस्ट है, चल ठीक है. वही एक ही चैप्टर है कि दो है? खाली न्यूमेरिकल कराऊंगा, थियरी नहीं कराऊंगा. थियरी आता है, ठीक है. चल न्यूमेरिकल करते हैं. चलो आगे बढ़ते हैं. तूने लिख लिया बच्चे? चलो इसके बाद में दूसरा थियरी. चलो दूसरा नेक्स्ट अगला थियरी है एसिड बेस थियरी. इसका ये वाला तो नाम नहीं सुना रहेगा तुमने. हेडिंग राइट डाउन. नेक्स्ट अपना अगला थियरी है क्या बोलते हैं इसको? लॉरी ब्रॉन्स्टेड थियरी. ठीक है, क्या बोला उसने? ये इसने क्या किया पता है? अरेनियस की थ्योरी को पूरा स्टडी कर लिया और थोड़ा अरेनियस की थ्योरी की लिमिटेशन बताया और अपना नया थियरी दिया, लॉरी ब्रॉन्स्टेड थियरी. अभी कोई लिखना नहीं है, चुपचाप अभी सुन लेते हैं अपन. लॉरी ब्रॉन्स्टेड थियरी क्या है? देख, अरेनियस थियरी के हिसाब से एसिड सिर्फ वही है जो H प्लस देगा, बट ऐसा बहुत सारा सब्सटेंस है जिसमें H प्लस आयन है ही नहीं, बट तो भी वो एसिडिक है. क्या बोला मैंने? अकॉर्डिंग टू अरेनियस theory, acid contain H plus ion, but there are so many substances which do not contain H plus ion but still they are acidic in nature. वो अरेनियस बताया ही नहीं. वो किसने बताया? लॉरी ब्रॉन्स्टेड और इसके बाद वाला एक साइंटिस्ट था लुइस. चलो इसमें देखते हैं. अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड थियरी एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर. एसिड क्या होता है? हाँ, एसिड क्या करेगा? प्रोटॉन डोनेट करेगा, तो एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर. बेस क्या करेगा? बेस ऑफ प्रोटॉन एक्सेप्टर. एसिड्स ऑफ प्रोटॉन डोनर, बेसिस ऑफ प्रोटॉन एक्सेप्टर. प्रोटॉन मतलब H प्लस आयन. प्रोटॉन मतलब क्या? H प्लस आयन, क्योंकि H प्लस आयन में इलेक्ट्रॉन नहीं होता. ये मैंने किसी को तो एक क्लास में क्वेश्चन पूछा था. H प्लस में सिर्फ क्या होता है? एक प्रोटॉन होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन उसका बाहर निकल गया है. एक एग्जाम्पल लेते हैं, HCl. प्रोटॉन मतलब H प्लस आयन है, यहाँ पे याद रख. वाटर में ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते हो कि नहीं जानते हो? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है. कहाँ से आया हो बता देता हूँ थोड़ा सा. ऑक्सीजन एटम, एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6. आउट ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन कितना इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज़ कर लिया उसने? 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज़ किया, तो कितना इलेक्ट्रॉन उसका बच गया? 4. उसको बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो एसिड एक H प्लस आयन इसको देगा, तो इसलिए बोलते हैं एसिड्स ऑफ प्रोटॉन डोनर. एंड वाटर विल बिकम हाइड्रोनियम आयन, और ये क्या बन जाएगा? हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा. इसको क्या बोलते हैं अपन? H3O प्लस इज कॉल्ड एज विच आयन? हाइड्रोनियम आयन. ये आपका हाइड्रोनियम आयन है, तो एसिड्स ऑफ प्रोटॉन डोनर. बेस फॉर एग्जाम्पल NH3 बेस है. अमोनिया इज बेसिक इन नेचर. अमोनिया क्या है? बेसिक. बेस क्या है? बेसिस ऑफ प्रोटॉन एक्सेप्टर. बेसिस ऑफ प्रोटॉन एक्सेप्टर. ये H प्लस आयन इसको दे दिया. ये क्या होएगा? NH3 विल एक्सेप्ट प्रोटॉन. क्या बन जाएगा? इट बिकम्स NH4 प्लस. ये H प्लस इधर गया, बेस ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, और क्या आएगा? NH4 प्लस. व्हाट इज लेफ्ट? OH माइनस. तो एसिड्स ऑफ प्रोटॉन डोनर, ये एसिड है, प्रोटॉन दे रहा है, और ये बेस है, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है. ठीक है. दोनों रिएक्शन में ना वाटर के बारे में ज़रा देखते हैं, वाटर के बारे में सोचते हैं. फर्स्ट केस में वाटर क्या कर रहा है? प्रोटॉन ले रहा है कि दे रहा है? जो प्रोटॉन लेता है वो क्या होता है? सेकेंड केस में H2O क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? तो वाटर एसिड हुआ कि बेस हुआ? नहीं, वाटर एसिड और बेस दोनों के ऐसा बिहेव कर रहा है.
जो एसिड और बेस दोनों के साथ बिहेव कर रहा है ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं, किसी को पता है? सब्सटेंस विच कैन बिहेव लाइक एसिड एज वेल एज बेस, ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक सब्सटेंस। तो कोई आपको पूछा H2O इज एम्फोटेरिक इन नेचर, एक्सप्लेन व्हाई एम्फोटेरिक, बिकॉज इट बिहेव्स लाइक एसिड एज वेल एज बेस। और एक बात याद रखना, एम्फोटेरिक सब्सटेंस आर ऑलवेज न्यूट्रल, एसिड और बेस है नहीं उसके, ऐसा क्या कर रहे हो? बिहेव कर। एम्फोटेरिक सब्सटेंस आर ऑलवेज न्यूट्रल। कोई आपको बोला वाटर को छोड़ के दूसरा एम्फोटेरिक सब्सटेंस बताओ, चलो। हाँ, और एक बताओ, ठीक है। इसमें Pb में और भी आते हैं, PbO2, Pb3O4, ठीक है, तो वो सब अलग अलग है, तो ये वाले को साइड में रख देते हैं, ठीक है। तो H2O क्या है? एसिडिक एज वेल एज बेसिक का नेचर है, ऊपर वो एसिड और बेसिक है क्या? नहीं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक सब्सटेंस। इसके बाद एक थ्योरी आई, उस थ्योरी को बोलते हैं हम लोग, कौन सी थ्योरी है वो? लुईस थ्योरी। इसके बारे में सुना है? लुईस, इसको बोलते हैं फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। लुईस थ्योरी को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। सब कुछ उसने किसके ऊपर दिया? इलेक्ट्रॉन के ऊपर दिया। उसने क्या बोला? एसिड्स आर, ये इसने प्रोटॉन के ऊपर बोला ही नहीं, इसने बोला एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। एसिड क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है? एक्सेप्ट कर। इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, एटलीस्ट दो, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसा। क्यों दो करेगा सर, एक क्यों नहीं करेगा? बिकॉज दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, दो इलेक्ट्रॉन से क्या बनेगा? एक बॉन्ड। एक बॉन्ड मतलब दो इलेक्ट्रॉन। एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एंड बेसिस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। बेस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। अगर आपके सामने एक ऐसा रिएक्शन लिखा और आपको बोला कि एसिड और बेस पहचानो, देखो बेसिस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर क्यों होता है? बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन रिच। एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। बोलो कौन इलेक्ट्रॉन देने वाला है, कौन इलेक्ट्रॉन लेने वाला है? NH3 के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, डोनेट कर देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। किसको डोनेट करेगा? बोरॉन को। बोरॉन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। तो कौन एसिड हुआ और कौन बेस हुआ इसमें से? NH3 क्या हुआ? एसिड हुआ कि बेस हुआ? अच्छा, NH3 एसिड हुआ। हाँ, बिकॉज डोनेट कर रहा है, वो एसिड नहीं हुआ, वो क्या हुआ? बेस। समझा? तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है और एक इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है? एक्सेप्टर है। तो ये क्या हो गई? लुईस थ्योरी। क्या हो गई है? दिस इज बेस और ये वाला पार्ट क्या है मेरा? एसिड। अच्छा, इसने बहुत सारे लिमिटेशन बताया अरेनियस के। किसके लिमिटेशन बताए? अरेनियस के। इवन दो अरेनियस इज नोन एज द फादर ऑफ एसिड बेस थ्योरी, बट तो भी उसके कुछ लिमिटेशन है। अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी ओनली दो सब्सटेंस आर एसिडिक विच कंटेन H+ आयन। तो वो सब्सटेंस का क्या होगा जिसने H+ आयन नहीं है? मतलब CO2 अरेनियस के हिसाब से तो एसिडिक होना ही नहीं चाहिए ना, क्योंकि CO2 में H+ आयन है क्या? नहीं, बट स्टिल इट इज़ एसिडिक इन नेचर। सो CO2 एसिडिक है बट H+ आयन इसमें है क्या? नहीं है। तो इट इज़ अ लिमिटेशन ऑफ अरेनियस थ्योरी। NH3 में OH- है क्या? नहीं है। तो अरेनियस थ्योरी के हिसाब से बेसिक नहीं होएगा, बट रियलिटी में अमोनिया क्या है? अमोनिया इज व्हाट? बेसिक इन। आपने स्कूल सेक्शन में भी पढ़ा है, मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर और बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। जैसे कि सोडियम ऑक्साइड हो गया, पोटेशियम ऑक्साइड हो गया, वो क्या है? बेसिक है। और नॉन मेटल ऑक्साइड क्या है? ये लेना, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक है। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? एसिडिक है, ठीक है। ये सब अरेनियस थ्योरी के हिसाब से एसिड और बेस हो ही नहीं सकते थे। तो ये सब कौन सी थ्योरी के हिसाब से? लुईस थ्योरी। किसके हिसाब से? लुईस थ्योरी। अकॉर्डिंग टू लुईस थ्योरी देयर एसिड एज वेल एज व्हाट? बेस। तो एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर अपने को क्या हो गया? समझ गए यहाँ पे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी क्या बोलता है? लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी क्या बोलता है? एसिड्स ऑफ प्रोटॉन डोनर, बेसिस ऑफ प्रोटॉन एक्सेप्टर। जो दोनों काम करेगा वो क्या होगा? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक सब्सटेंस आर ऑलवेज न्यूट्रल। व्हाट इज द pH ऑफ एम्फोटेरिक सब्सटेंस? pH ऑफ एम्फोटेरिक सब्सटेंस इज व्हाट? 7। pH में, अच्छा pH में P क्या रिप्रेजेंट करता है? इट इज अ फ्रेंच वर्ड दैट इज नथिंग बट व्हाट? पोटेंस। पोटेंस मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ। तो pH मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। pH मतलब स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। pOH मतलब होता है स्ट्रेंथ ऑफ बेस। pH स्केल पढ़ा रहेगा ना बचपन में, किसने डिस्कवर किया था? pH स्केल वॉज डिस्कवर्ड बाय सोरेनसन। किसने डिस्कवर किया था? सोरेनसन। pH स्केल। pH स्केल एक्चुअली कोई स्केल थोड़ी होती है, एक pH पेपर होता है और एक pH स्केल पे 0 to 14 ऐसा क्या होता है? कलर बने रहते हैं, कलर।
नंबर लिखा रहता है, उसके आगे कलर, और पीएच पेपर को सोल्यूशन में डिप करने का। अच्छा ये कलर आया तो ये वाला पीएच, ये वाला कलर आया तो ये वाला पीएच, सो पीएच स्केल। ठीक है, ये बाद में उतना डिटेल में भी नहीं जाऊँगा मैं। तो इलेक्ट्रॉनिक थियरी, हु इज़ द फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थियरी? लुइस। लुइस के हिसाब से एसिड क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। बेस क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। अब एक लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने ना बहुत एक अच्छी बात बताई थी, हालांकि वो अभी काम में नहीं आएगा बट तो भी बता के रख देता हूँ बाद में। उसने क्या बोला था, एक थियरी दी थी, उसको बोलते कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर थियरी। क्या दिया था? कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर थियरी। और तुमको सॉल्ट के बारे में मालूम है कि नहीं मालूम है? सॉल्ट के बारे में मालूम है कि नहीं मालूम है? कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर थियरी, ठीक है, ये किसके लिए एप्लीकेबल? इट इज एप्लीकेबल फॉर सॉल्ट फॉर्मेशन। तुमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा है ना, एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये क्या बोलता है? एसिड का कॉन्जुगेट बेस, बेस का कॉन्जुगेट एसिड, स्ट्रॉन्ग का कॉन्जुगेट वीक, वीक का कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग। इतना तो मेरे को मालूम है। सर क्या बोले कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है, अभी अपन एग्जाम्पल लेते हैं। तो पहले ना कुछ एसिड और बेस दे रहा हूँ, वो पूरा 11th और 12th ना याद रखने का कि ये स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड में कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। H2SO4 तो ये लेने का ही, HCl, HBr, HI, ठीक है, और HNO3, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल है। वीक एसिड, ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर वीक एसिड। कार्बोनिक एसिड H2CO3 कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड किधर प्रेजेंट होता है मालूम है? कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स मतलब आप स्प्राइट, पेप्सी और क्या पी रहे हैं? कोक, उसमें सब क्या होता है? कार्बोनेटेड ड्रिंक बोलते हैं ना, कार्बोनेटेड ड्रिंक। कभी सोचा है कि उसको कार्बोनेटेड ड्रिंक बोलते हैं? क्योंकि उसमें क्या होता है? कार्बोनिक एसिड। क्या होता है उसमें? कार्बोनिक एसिड। वीक एसिड का पीएच कितना होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच कितना होता है? चलो रुको जरा, अभी बता ही रहा तो जरा आराम से ही बताया तो मैं। 0, 7, 14, ये सब बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, अभी काम नहीं आएगी लेकिन बाद में बहुत काम आने वाले हैं। 0 to 1 it is a range of strong acid. 6 to 7 it is a range of what? Weak acid. 7 to 8 it is a range of weak base. और ये क्या आएगा? स्ट्रॉन्ग बेस। कार्बोनेटेड ड्रिंक, ठीक है, कार्बोनेटेड ड्रिंक कौन से टाइप का एसिड है? वीक एसिड, ठीक है, स्प्राइट, पेप्सी अब से पढ़ा है। वीक एसिड है मतलब उसका पीएच कितना है? 6 to 7। आपके स्टमक का पीएच कितना है, किसी को बताएगा? व्हाट इज द पीएच ऑफ स्टमक? 7 पॉइंट समथिंग, एब्सोल्युटली पैथेटिक। बर्थडे गर्ल का आंसर राइट है। यस, कितना है पीएच? 1, इन बिटवीन 0 to 1 बिकॉज इट कंटेन्स HCl। वो जो आपका बाइल एसिड है, बाइल एसिड इज नथिंग बट व्हाट? HCl। और आपने पढ़ा रहेगा बाइल एसिड इज सिक्रेटेड बाय पेनक्रियास। पेनक्रियास इज एंडोक्राइन ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है? पेनक्रियास एंडोक्राइन है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, डक्टलेस ग्लैंड है। अच्छा ऐसा दोनों है, अच्छा ठीक है, जाने दो, उतना मालूम नहीं अपने को। तो HCl, स्टमक का पीएच कितना होता है? 0 to 1। हम लोग क्या डाल रहे हैं अपने पेट में? क्या डाल रहे हैं हम लोग? 6 to 7, ठीक है, 6 to 7। चलो मान लेते हैं कि उसका pH 1 है और ये इसका pH कितना है? 6 है। तो आपको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चाहिए? 6000 ml पानी चाहिए। मतलब 6 लीटर पानी पियोगे ना जब, तब जाके उसका pH वापस क्या आएगा? बैलेंस। तो एक गिलास कोल्ड ड्रिंक पी के आए, बट एक तो पीते नहीं, अपने को अच्छा लग रहा है ना, अपन 2 पी के आ गए। मतलब एक गिलास पी के आए तो नियर अबाउट तुमको 6 लीटर पानी पियोगे ना, तो एक दिन पिए तो क्या होएगा? वो वापस क्या होएगा? वापस क्या होएगा? स्टमक का pH बैलेंस होएगा। तब तक जब तक 4-5 लीटर पिए, दूसरे दिन आके वापस 2 गिलास पी लिए फिर कोल्ड ड्रिंक, वापस क्या होएगा? पीएच क्या होएगा? चेंज हो जाएगा। जो तू पीएच बता रही थी ना, इसका ही बता दे, इसको बुरा लग रहा है मेरा आंसर कैसे गलत। दैट इज अ पीएच ऑफ ब्लड 7.4। तू जो बोल रही थी वो किसका पीएच बता रही थी? ब्लड। पीएच ऑफ ब्लड इज 7.4, ठीक है, स्लाइटली बेसिक इन नेचर। वो 7.4 है। स्टमक का पीएच कितना है? 0 to 1 है। तो अगर अब तुमने ये पी लिया, यहाँ पे हो, आपको यहाँ पे लेके आ गया, वो किधर लेके आ गया, ठीक है, तो वापस क्या करना पड़ेगा अपने को? 6 लीटर पानी पीना पड़ेगा, ठीक है। तो एक दिन में कितना लीटर पानी पीते हैं पता है तुमको? नॉर्मली कितना, हम लोग कितना पीते हैं? पीना कितना चाहिए पता है? 4 लीटर, मतलब 3 to 4 लीटर ऐसा। पर हम लोग कितना पीते हैं पता है? हार्डली 2 लीटर पानी पी पाते हैं। मतलब तुम अपन ने एक बार एक कोल्ड ड्रिंक ग्लास पी लिया तो 3 दिन के बाद मेरा स्टमक का पीएच बैलेंस होगा। क्या पता वो 3 दिन के बाद में 2 बार और पी लिया, बैलेंस ही नहीं होएगा। तो
हाँ, तो कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर थ्योरी कर रहे थे, ये तो ऐसे ही बातों बातों में बता दिया मैं। टॉपिक पे आते, नहीं हुआ तो फूड पॉइजनिंग, एकदम सही बात, नहीं हुआ तो क्या आएगा, फूड पॉइजनिंग, फिर अपने को प्रॉब्लम हो जाएगा, जो भी खाओगे फिर वो क्या आएगा, उसका इफेक्ट चेंज हो जाएगा। चलो जरा 2-4 एग्जांपल ले लेते हैं। वीक एसिड, वीक एसिड में कौन कौन से एसिड, H2CO3, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। एसिटिक एसिड विनेगर से मिलता है, तुमको पता है। फॉर्मिक एसिड रेड एंट, ठीक है, और ये फिनॉल, ठीक है। फॉर्मिक एसिड फॉर्मिका, फॉर्मिका मतलब रेड एंट से मिलते हैं, ठीक है। वो लाल वाली जो चींटी रहती है ना, तो वो काटती थोड़ी हो, थोड़ा सा क्या डाल देगी, फॉर्मिक एसिड। हनी भी क्या ऐसे काटेगी थोड़ा सा फॉर्मिक, हाँ फॉर्मिक एसिड क्या होता है उसमें, फॉर्मिक एसिड। अच्छा, स्ट्रॉन्ग बेस, रुक रे भाई, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH KOH, ठीक है। और एक ले लेते हैं, CaOH ट्वाइस ले लेता हूँ मैं। चलो यहाँ पे वीक बेस, एक वीक बेस का एग्जांपल दो। NH4OH, ZnOH ट्वाइस, ये CuOH ट्वाइस। क्या बताने का है, क्या मुझे पता है वो देखते हैं। ये रुक, बात करना बंद करे, रुकना 2 मिनट रुकना यार जरा। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसको मैंने डिसोसिएट किया वाटर में डाल के, H+Cl- आफ्टर लीविंग H+ आयन। जो भी कुछ बचा है वो इसका कॉन्जुगेट है। स्ट्रॉन्ग का कॉन्जुगेट क्या है, वीक, और एसिड का कॉन्जुगेट क्या है, स्ट्रॉन्ग का वीक हो गया, एसिड का बेस हो गया, ठीक है। H2CO3 ये ऑलरेडी कौन सा एसिड है, वीक एसिड, ठीक है। व्हेन इट इज एडेड टू एक्वियस सॉल्यूशन इट गिव्स H+ आयन प्लस CO3 2- आयन, कार्बोनेट आयन। आपको MCQs में पूछ लिया, कार्बोनेट आयन का नेचर क्या है, सर ये तो पढ़ाया नहीं आपने पीरियोडिक टेबल में, ये क्या फालतू गिरी है सर, कहाँ से आए, वीक एसिड, क्या हो जाएगा ये, स्ट्रॉन्ग बेस। ऐसे डायरेक्ट MCQs में पूछा है तो बोले ये क्या फालतू गिरी है, किधर है। फिर नेक्स्ट वन अपना और एक एग्जांपल लेते हैं, NaOH, Na++OH-, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये OH निकलने के बाद ये क्या आएगा, वीक एसिड आ जाएगा। MgOH ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, MgOH ट्वाइस, तो Mg+2 आयन क्या आएगा, आ जाएगा ना। अभी ये थियरी आ जाएगी ना, अभी बाकी सब उसी के जैसा है, ठीक है। ये सबसे सॉल्ट बनाएंगे। अभी जैसे कि एक MCQs में एक सवाल पूछा था लास्ट ईयर, क्या सवाल पूछा था बताता हूँ। MgCl2 और NH4Cl, NaCl एक्वियस सोल्यूशन में डाला, किस में डाला, और pH पेपर डिप किया, और अब बताने का है तुमको कि ये जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है, बेसिक है कि न्यूट्रल है। कैसे पता करने का वो देखते हैं। पहले नॉर्मल वाला ले लेते हैं, NaCl ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, NaCl एक्वियस सोल्यूशन सर एसिडिक और बेसिक इन नेचर। तो NaCl को लिया है मैंने और कहाँ पे डाल दिया, पानी में डाल दिया है। NaCl इज एडेड टू वाटर, एक एसिड बनेगा एक बेस बनेगा। क्या बन गया है, NaOH बन गया, और क्या बन गया, ये क्या है मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड, ये क्या है मेरा स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड ने स्ट्रॉन्ग बेस को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर दिया। इसका pH कितना होएगा, 7। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रलाइज, कितना होगा pH, 7। चलो एग्जांपल NH4Cl पे आ जाते हैं। NH4Cl इज एडेड टू वाटर। चलो एक एसिड बनाओ एक बेस बनाओ, क्या आएगा, NH4OH, और क्या देगा, NH4OH क्या है मेरा बेस, NH4OH इज द वीक बेस, और HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। किसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है, एसिड का। तो मतलब pH इज लेस देन 7 और मोर देन 7, pH इज व्हाट, लेस देन 7, मतलब ये एसिडिक है। समझा। आ जाओ MgCl ट्वाइस, तो MgCl ट्वाइस, ठीक है, इसको पानी में डाला, क्या बनेगा, MgOH ट्वाइस हो गया, और क्या होएगा, HCl। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। वापस से pH कितना हो जाएगा, pH क्या होएगा, 7, ठीक है।
सोडियम कार्बोनेट को पानी में डाला, बैलेंस नहीं करना है वो सब, बैलेंस वो बच्चे लोग करते हैं वो सब, बैलेंसिंग ऐसा कुछ नहीं। एक बूंद HCl ज़्यादा रहेगा तो भी एसिडिक है। मिल्क है ना, मिल्क, उसमें एक ड्रॉप HCl डालना, क्या होएगा, पूरा फट जाएगा। तो इतना काफ़ी है उतना, ऐसा नंबर नहीं देखने का वो किसमें, अरे वो एक्वियस सोल्यूशन है, एक्सेस में है वो, जितना H+ आयन है उतना OH- आयन है, ठीक है, ऐसा बोलेगा। इक्वल न्यूट्रलाइजेशन नहीं, H2O है ना, अगर H कम पड़ेगा तो S दे देगा, OH कम पड़ेगा तो उधर OS दे देगा, ठीक है। तो वो मत जा, वो स्टोइकोमेट्री में मत जा, ठीक है। Na2CO3 को पानी में डाला, चलो Na2CO3 को, एक एसिड बनेगा एक बेस बनेगा, NaOH और क्या बनेगा H2CO3। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, और ये क्या है, वीक एसिड, pH मोर देन 7। सपोज अपने को एसिडिटी हो गया, एसिडिटी अपने को एसिडिटी हो गया, मतलब क्या हो गया, HCl का जो फिजिकल स्टेट है पता है तुमको कौन से स्टेट में, HCl सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, गलत आंसर, HCl इज अ गैस। HCl का जो प्योर फॉर्म है वो HCl क्या है, गैस है, वो लिक्विड नहीं है, कैसा है वो, गैस। आपको एसिडिटी होता है, आपको एसिडिटी होता है तो मतलब क्या है, HCl आपके स्टमक में HCl क्या हो गया, ज़्यादा सीक्रेट हो गया है। आप उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपने पढ़ा रहेगा ना एंटासाइड्स, एंटासाइड मतलब एंटा एसिड अगेंस्ट द एसिडिटी। आप बेस डालोगे, क्या डालोगे, बेस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कोई भी आप बेस डालो, क्या डालोगे, बेस। तो अगर आपका एसिडिटी हो गया है तो आपको क्या डालने का है, बेस डालने का है, हाँ बेस ही डालने का है, ठीक है। एसिड HCl ज़्यादा सीक्रेट, तो वो इनो बेस होता है। इनो क्या होता है, बेस। तो घर पे जाके सोडा ले लेना, पानी में डाल के पी ले, वैसे भी ठीक हो जाएगा, तो वो न्यूट्रलाइज जाएगा, समझा। चलो, ये पता नहीं स्कूल सेक्शन में तो बताया रहेगा ना थोड़ा बहुत, तो चलो थोड़ा सा लिख लेते हैं, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लिखाने में टाइम लगेगा। लिखते, लॉरी ब्रॉन्स्टेड थियरी से, अरेनियस थियरी बता दिया था ना, लॉरी ब्रॉन्स्टेड थियरी। तो ये सब, ये काम इस चैप्टर में काम नहीं आएगा, थोड़ा बहुत आएगा, लेकिन बाकी का इन्फॉर्मेशन दूसरे चैप्टर में लिंक होगा। लॉरी ब्रॉन्स्टेड थियरी, इसके बाद में मेरा चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट है वो पढ़ाऊंगा। लॉरी ब्रॉन्स्टेड थियरी में लिखो एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर, बेसिस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर। क्या बोला था, एसिड्स आर प्रोटॉन, क्या होता है एसिड्स आर प्रोटॉन, लॉरी ब्रॉन्स्टेड लोग है क्या, अरे वो मैंने बोला था एसिड विल प्रोड्यूस H+ आयन इन एक्वियस सॉल्यूशन। एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल, अच्छा मैंने एग्जाम्पल दिया था कि नहीं दिया था, नहीं मैं वापस से एग्जाम्पल लिख दे रहा ना, उसमें क्या है, ये HCl है और ये वाटर है, वाटर के पास में लोन पेयर है, ये लोन पेयर है। चलो ये वाला एग्जाम्पल नहीं लिखा था ना, ये H+ आयन यहाँ पे आएगा, क्या हो जाएगा ये हो गया हाइड्रोनियम आयन। अमोनिया, ये लिख देना एसिड। इसमें जो आयन बनेगा उसका नाम बताओ जरा, क्या बनेगा, सेकेंड इक्वेशन में जो आयन बनेगा उसका नाम क्या रहेगा, कौन सा आयन बनने वाला है, NH4+ OH-, ये कौन सा आयन है, अमोनियम आयन। कौन सा आयन है, तो ये प्रोटॉन डोनर हो गया, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर हो गया।
चलो इसके नीचे क्या लिखोगे, वाटर इज एम्फोटेरिक इन नेचर। रीज़न क्या है उसका, बिकॉज इट बिहेव्स लाइक एसिड एज वेल एज बेस। लिखो H2O amphoteric in nature because it behaves like क्या, acid as well as base। तो फर्स्ट रिएक्शन में वाटर क्या है, बेस। when water is treated with acid it behaves like a base, when water is treated with base it behaves like acid। ठीक है, कुछ और एम्फोटेरिक सब्सटेंस, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड। ठीक है, और एक नोट लिख देना, एम्फोटेरिक सब्सटेंस आर ऑलवेज न्यूट्रल। वो एसिडिक और बेसिक होते नहीं हैं, खाली एसिड और बेस कैसा क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस आर ऑलवेज न्यूट्रल। लिखो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, डिटरमाइन द नेचर ऑफ aqueous solutions, determine the nature of aqueous solution when the following salts are added to water। Determine the nature of aqueous solution when the following salts are added to water। When the following salts are added to water: Na2CO3, MgCl2, NaCl, NH4Cl। चलो हो जाएगा आपसे कि बताना पड़ेगा, ट्राई करोगे? चलो ट्राई करते हैं। फर्स्ट वाला Na2CO3 को वाटर में ऐड करो, Na2CO3 प्लस H2O, क्या आएगा बोलो, NaOH प्लस H2CO3। क्या नेचर है इसका, नेचर कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस। ये कैसा है, क्या आएगा, pH क्या आएगा, हाँ बाकी का निकाल लो। चलो अभी एक एसिड बनेगा, एक बेस बनेगा। समझ गया, देखो क्या हुआ, नहीं समझा एसिड बेस कैसे निकालने का, इसको बता। MgO नहीं, MgOH ट्वाइस। तो क्या आएगा इसमें, क्या आ रहा है, MgOH ट्वाइस प्लस एसिड कौन सा है, HCl। मतलब ये क्या आ रहा है, दोनों भी स्ट्रॉन्ग है, दोनों भी वीक है। स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, pH 7। इसमें क्या होएगा, NaCl, HCl। इसमें भी दोनों स्ट्रॉन्ग है, NH4OH और HCl दोनों एक वीक है। हाँ तो ये वीक बेस NaOH। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, pH 7। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, इसको साइड में रख देते हैं अभी। ये इतना एसिड बेस इतना तुमको समझ गया है।
चलो इसके बाद है ना दो कॉन्सेप्ट पढ़ने का, हाइड्राइड और ऑक्साइड। लुईस थ्योरी नहीं लिखा है, थोड़ा सा लिख लो। देखिए एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, बेसिस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। और इसको लिख देना लुईस मतलब है ये फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थियरी, ये मेन चीज़ है। ये एक एग्जांपल है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है। आपको ना आपको एमसीक्यूज में ये पूछेगा NH3 एसिडिक है कि बेसिक है और कौन से थियरी के हिसाब से ये एसिडिक और बेस, ये एसिडिक की बेस है। आर्हेनियस थियरी के हिसाब से बेस हो सकता है नहीं, तो कौन से थियरी के हिसाब से बेस है? लुईस। और एक थियरी के हिसाब से बेस है, प्रोटॉन भी तो लेता है ना, ये देख इधर ही लिखा है, लॉरी ब्रॉन्स्टेड। तो अमोनिया इज बेसिक अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड एंड लुईस थियरी। ठीक है, हो गया इतना लिख के। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल के छोड़ देना, हाइड्राइड। हेडिंग राइट डाउन नेक्स्ट, हाइड्राइड 5 6। चलो हेडिंग राइट ऑन हाइड्राइड। क्या होता है हाइड्राइड, आइए देखते हैं इसके बारे में। हाइड्राइड, इसके ऊपर से बहुत सारा एमसीक्यूज भी बनता है। हाइड्राइड क्या होता है, व्हाट एग्जैक्टली हाइड्राइड क्या होता है? हाइड्राइड देखते हैं, और कितने टाइप के हाइड्राइड होते हैं वो देखते हैं। हाइड्राइड्स मीन्स व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद एनी एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल इट फॉर्म्स अ बाइनरी कंपाउंड। बाइनरी कंपाउंड मतलब जिसमें वो एलिमेंट रहेगा और हाइड्रोजन रहेगा, खाली दो ही एलिमेंट रहेंगे, इसमें एक क्या रहेगा, हाइड्रोजन। तो व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद एनी एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल इट फॉर्म्स अ बाइनरी कंपाउंड नोन एज व्हाट, हाइड्राइड। ठीक है, हाइड्राइड 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन से हाइड्राइड? फर्स्ट हाइड्राइड है मेरा आयोनिक हाइड्राइड। आयोनिक हाइड्राइड इट इज ऑल्सो नोन एज सलाइन हाइड्राइड। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, दूसरा वाला जो हाइड्राइड है उसको बोलते हैं कोवैलेंट हाइड्राइड। ठीक है, और जो थर्ड वाला है उसको क्या बोलते हैं? क्या लिखा है पढ़ो, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। आयोनिक हाइड्राइड मतलब हाइड्रोजन का रिएक्शन विथ एस ब्लॉक एलिमेंट, हाइड्रोजन प्लस एस ब्लॉक एलिमेंट। सो आयोनिक हाइड्राइड मतलब हाइड्रोजन प्लस विच एलिमेंट, एस ब्लॉक, मतलब इसमें ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट आएंगे। तो फॉर एग्जांपल सोडियम के साथ हाइड्रोजन रिएक्ट होगा तो सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, ये सब कौन से टाइप के हाइड्राइड है? आयोनिक हाइड्राइड। क्यों आयोनिक हाइड्राइड बोला है? बिकॉज इसके बीच में कौन सा बॉन्ड है? आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड। कोवेलेंट हाइड्राइड व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद पी ब्लॉक एलिमेंट, हाइड्रोजन प्लस पी ब्लॉक एलिमेंट। तो हाइड्रोजन प्लस पी ब्लॉक एलिमेंट मिलेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोवेलेंट हाइड्राइड, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये PH3 हो गया आपका, NH3 हो गया। ठीक है, और कौन सा एलिमेंट है? H2O हो गया। तो ये सब कौन से हाइड्राइड है? कोवेलेंट हाइड्राइड। व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद D ब्लॉक एंड F ब्लॉक एलिमेंट, H2 प्लस विच ब्लॉक एलिमेंट? हाँ, D ब्लॉक एलिमेंट और F ब्लॉक एलिमेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। अब इसको इंटरस्टिशियल हाइड्राइड क्यों बोला? स्कैंडियम। ठीक है, लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, तो लेंथेनाइड्स को La ले लेता हूँ मैं, LaH3, मतलब ये लेंथेनाइड्स हैं, सारे लेंथेनम। ठीक है, एंड एक्टिनाइड्स ACH3। लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स में H3 क्यों किया? क्योंकि उनका कॉमन वैलेंसी 3 है, वो बाद में तुमको समझेगा। कॉमन वैलेंसी 3 क्यों है? बिकॉज 3 आउटर मोस्ट सेल्स आर इनकम्प्लीट, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं इजीली। कोवेलेंट हाइड्राइड मतलब कौन? P ब्लॉक एलिमेंट। आयोनिक मतलब कौन सा? S ब्लॉक एलिमेंट। इंटरस्टिशियल मतलब, अच्छा इंटरस्टिशियल क्यों बोला पता है? ट्रांजिशनल एलिमेंट्स कौन से स्टेट में होते हैं? सॉलिड स्टेट में। किस में होते हैं? सॉलिड स्टेट। इन केस ऑफ सॉलिड, ठीक है, क्या होता है सॉलिड में? पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, है ना, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, स्टिल सम स्पेसेस आर लेफ्ट इन बिटवीन द पार्टिकल, दिस स्पेस इज नोन एज व्हाट? इंटरस्टिशियल स्पेस, और इसको हम लोग वॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉइड। व्हेन हाइड्रोजन,
ठीक है, व्हेन हाइड्रोजन इज ट्रैप्ड इनसाइड दिस इंटरस्टिशियल स्पेस, तो वो हाइड्राइड को हम लोग क्या, जैसे कि सपोज एज्यूम कर लो कि आपका जिंक है, क्या ये जिंक है, तो मैंने जिंक के इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या डाल दिया है, हाइड्रोजन डाल दिया है। जिंक के इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या डाल दिया है, हाइड्रोजन, तो ये मेरा बन गया जिंक हाइड्राइड ZnH2। जिंक के ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है ना, मतलब जिंक का वैलेंसी 2 है, तो ZnH2, तो ये कौन सा हाइड्राइड होगा, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। तो D ब्लॉक एलिमेंट F ब्लॉक एलिमेंट्स में हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो क्या बनता है, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। P में बना तो क्या होगा, कोवेलेंट। आयनिक में क्या बनेगा, S ब्लॉक एलिमेंट। आपको ना 3-4 एग्जाम्पल देंगे और बोलेंगे कि आइडेंटिफाई करो कि कौन सा हाइड्राइड कोवेलेंट है और कौन सा हाइड्राइड क्या है, आयोनिक है। एक बात याद रखना, अगर साइज छोटा है, एक बात याद रखना, अगर डिस्टेंस बहुत कम है ना इनके बीच में, तो कोवेलेंट हाइड्राइड होता है। क्या होता है, 2 एलिमेंट है उनके बीच का डिस्टेंस कम है तो कोवेलेंट हाइड्राइड। अगर डिस्टेंस बहुत बड़ा है तो कौन सा हाइड्राइड होगा, आयनिक हाइड्राइड। MCQs में कैसा आएगा पूछता हूँ। ग्रुप 1 के एलिमेंट कौन से है, सोडियम, और कौन सा है, लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, फ्रांसियम। ठीक है, आपको MCQs में क्या पूछेंगे पता है। अच्छा, हाइड्रोजन लेना मतलब क्या होता है, रिडक्शन। हाइड्रोजन लेना मतलब क्या होता है, रिडक्शन। आपको क्या पूछेंगे पता है, कौन सा हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। कौन सा हाइड्राइड क्या है, मतलब कौन इजीली H+ प्रोड्यूस कर देगा, मतलब रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ कम हो रही, ऊपर से नीचे कम हो रही है कि ज़्यादा हो रही है, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ मतलब सामने वाले को H+ दे देना। रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ मतलब सामने वाले को H+, रिड्यूसिंग एजेंट सामने वाले को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा है, चलो थोड़ा सोच के बताओ। गलत, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा है, फ्रांसियम का ज़्यादा है। सामने वाले को देगा, उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। समझो, ये तो इसमें हो गया। इसके बाद में अपन 3D सीरीज, अच्छा इसमें चलते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, सिलिकॉन, और क्या था, फॉस्फोरस, चलो याद हो, NaH, MgH2, AlH3, ठीक है, SiH4, PH3। अच्छा, फॉस्फोरस की 2 वैलेंसी होती है, P3 P5। फॉस्फोरस का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, P3 P5। PH3 इसको बोलते हैं फॉस्फीन। क्या बोलते हैं, सुना है इसका नाम, इसका स्मेल होता है रॉटन फिश के जैसा, फॉस्फीन। ठीक है, आपको क्या पूछेंगे, PH3 हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। ये सब में से कौन से केस में H इजीली रिलीज हो जाएगा, कौन H को इजीली रिलीज कर देगा, कौन सबसे अच्छा रिलीज है। एक मिनट, सबसे पहले साइज देखो, साइज किसका साइज बड़ा है। अच्छा, SI का साइज बड़ा है। अरे एक मिनट H, अच्छा साइज से नहीं समझ में आ रहा है, चलो ठीक है, भाड़ में का साइज नहीं आ रहा है समझ में। चलो, अभी बताया था मैंने, चार्ज कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो H के साथ अट्रैक्शन कम होगा कि ज़्यादा होगा। अच्छा ठीक है, एक मिनट, हाइड्रोजन के साथ में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका है, हाइड्रोजन के साथ में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ, जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सिलिकॉन। क्या होगा इसमें, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो जल्दी H+ रिलीज करेगा क्या, नहीं। तो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, NaH। और ऐसे भी देख सकते हो ना, ऐसा लेफ्ट से राइट जा रहा है तो साइज छोटा हो रहा है ना, साइज छोटा हो रहा है मतलब दोनों एटम पास में आ रहा है ना, पास आ रहा है तो जल्दी रिलीज करेगा क्या, नहीं। देख, अगर एटम दूर जा रहा है ना, उसको बोलते हैं आयोनिक कैरेक्टर। क्या बोलते हैं, और पास आ रहा है तो उसको बोलते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर। क्या बोलते हैं, आयोनिक कैरेक्टर, क्योंकि वो दूर जा रहा है, आयोनाइज हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, एक दे देगा, एक प्लस हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा। पास आ रहा है मतलब क्या हो रहा है, कोवेलेंट कैरेक्टर, ओवरलैप हो रहा है। क्या हो रहा है वो, हाँ, तो ये याद रखने का। इफ एटम्स आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस टूवर्ड्स, तो क्या बोलेंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर। अगर मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ, कौन सा कैरेक्टर बढ़ रहा है, आयोनिक कैरेक्टर बढ़ रहा है कि कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, साइज छोटा होता जा रहा है, कोवेलेंट कैरेक्टर, और इधर से उल्टा आ रहा हो तो कौन सा कैरेक्टर होगा, आयोनिक कैरेक्टर। ये सभी MCQs में आएगा, इतना डिटेल में तुमको पूछेगा। तो ये क्या हो रहा है, इधर से जा रहा हूँ
कौन सा कैरेक्टर बढ़ रहा है, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस, तो यहाँ पे कौन सा नेचर होएगा, कोवैलेंट नेचर क्या होएगा, इंक्रीज होएगा, कोवैलेंट नेचर इंक्रीजेस। और इधर से इधर आ रहा हो तो क्या होएगा, आयोनिक नेचर। रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ साइज। ठीक है, रेडियस कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है, ये रेडियस कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। और एक, ठीक है, समझ में आया, साइज के ऊपर से समझ में आया, जिसके ऊपर चार्ज ज़्यादा है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, साइज क्या होएगा उसका, क्या होएगा, छोटा होएगा। ठीक है, समझा। तो ये हाइड्राइड है, ऐसा एमसीक्यू उसमें तुमको पूछेगा, लेफ्ट से राइट और टॉप टू बॉटम में कौन सा हाइड्राइड का रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ बताने का है। रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ मतलब सामने वाले को H+ दे देगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, थोड़ा सा लिख लेते ज़रा, थोड़ा बहुत लिख लेते हैं, एग्जाम्पल लिख लेते हैं, क्योंकि फिर वह NCERT में पूछेगा तुमको। लिखो, हाइड्राइड, हाइड्राइड, व्हेन हाइड्रोजन combines with any element of the periodic table, when hydrogen combines with any element of the periodic table, when hydrogen combines with any element of the periodic table, it forms a binary compound. When hydrogen combines with any element of the periodic table, it forms a binary compound known as hydride. When hydrogen combines with any element of the periodic table, it forms a binary compound known as hydride. Next point, there are three types of hydride: ionic, covalent and interstitial hydride. Ionic, covalent and interstitial hydride. आयोनिक हाइड्राइड लिखा, आयोनिक, कोवेलेंट एंड इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। उसमें पहले लिखो आयोनिक हाइड्राइड। आयोनिक हाइड्राइड, लिखो, when hydrogen reacts with S block element, when hydrogen reacts with S block element, it forms ionic hydride. For example, NaHCaH2Als3, it forms ionic hydride. These hydrides are also known as, क्या बोला था मैंने इसको, सलाइन हाइड्राइड्स। सलाइन मतलब एसिडिक की बेसिक। कभी भी आपको जो सलाइन होता है वो कैसा होता है, बेसिक, बेसिक। सलाइन सा बेसिक। क्या बोलते हैं इसको, क्या लोगे, आयनिक हाइड्राइड, H2 + S ब्लॉक एलिमेंट। चलो दूसरा वाला क्या होएगा, दूसरा वाला लिख लो, कोवेलेंट क्या होता है और इंटरस्टिशियल क्या होता है। तू स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्यों पढ़ी है तब से, तेरा ध्यान ही नहीं है तू लेक्चर में। तो एक काम कर, तू जा लेक्चर के बाहर जा, अपन बाद में बात करेंगे एक लेक्चर अलग से। नहीं, मेरे को नहीं बात करने कहते थे, ये पढ़ा रहा हूँ तू अपने में ही अपना है, बुक लेके बैठी है, कुछ भी कर रही है तू। तो कोई इधर चैप्टर पढ़ा रहा हो तो दूसरे चैप्टर में अपना बिजी है। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक चैप्टर का सब चीज़ पढ़ा दे और सब तेरा डाउट सॉल्व हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता ना। फिर ये चैप्टर नहीं पढ़ेगी ना, फिर उसके बाद बोलेगी सर ये चैप्टर में डाउट है, उसमें डाउट है, सब तेरे को डाउट ही रहेगा। तेरा माइंड स्टेबल नहीं है क्या, तेरा हम लोग कुछ अलग पढ़ रहे हैं, तो कुछ अलग पढ़ रही है, अपना अपने में ही बिजी है। लिखा है मैंने, क्या ही देखो बोलने का। तुम तीनों को ना मैं बाहर निकाल दूंगा अभी लेक्चर के बाहर। नहीं, मैं बाहर निकाल दूंगा, बाहर जा, लेक्चर के बाहर जाके मेरा कंप्लेन कर, मैं भगा दूंगा तुम तीनों को लेक्चर के बाहर। बहुत इरिटेट हो गया मैं तुम लोग से भी। तुम लोग को नहीं पढ़ने का, नहीं ध्यान देने का है तो जाके बोल दो ना, ये सर को मत बोलो, मेरे को भी तुम लोग को लेक्चर में बिठाने का नहीं है। बोर हो गया मैं, सब चुपचाप बैठे, तुम अपने में ही बिजी हो यार। तुमको अपना ही बात करना रहता है। जा बाहर जाके बात करके ना, लेक्चर के बाद बात करना बैठ के। तुमको सब बात लेक्चर में ही बैठ के करना है क्या।
फिर इसमें डाउट आएगा, फिर इसमें डाउट है सर, पढ़ाते टाइम तुमको ध्यान देना नहीं है, अपना ही कुछ भी बात करने का है। ये सब भी बात कर सकते ना, ये सब क्यों चुप बैठे? तुमको कुछ अलग हो गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया, तुमको लग रहा है हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हम लोग बैठ के बात करेंगे, कुछ भी डिस्कस करेंगे। जा नीचे जाके प्रीति मैडम को बोल कि ये सर को मत भेजो, मैं खुद नहीं आना चाहता तुमको पढ़ाने के लिए। तुम इरिटेटिंग हो यार तुम लोग एकदम। एक लेक्चर नहीं बोला, 2 नहीं बोला, 3 नहीं बोला, कितने लेक्चर में तुमको नहीं बोलने का? और डाउट तो आने वाला है, आएगा डाउट, आगे भी डाउट आएगा। 100% तुम्हारा सॉल्व नहीं हो जाएगा। खुद से बैठ के इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करो, खुद के नोट्स बनाओ। खुद का नोट्स बनाया तुमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम का? बनाया तेरे खुद का नोट्स? खुद का नोट्स बना। ऐसा कोई भी टीचर, कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं होएगा कि वो पढ़ा के भेज दे और तुम्हारा सब सॉल्व हो जाएगा। बहुत वास्ट कंस, तुमको खुद बैठ के नॉलेज इकट्ठा करना पड़ेगा। हम लोग एक लिमिटेड टाइम में एक लिमिटेड चीज़ ही पढ़ा सकते हैं, 100% नहीं हो सकता है पढ़ा के। वो तुमको खुद बैठ के खुद पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारा रेफरेंस बुक देखना पड़ेगा, वीडियोस देखना पड़ेगा। हाँ, डाउट क्लियर कर सकते हैं तुम्हारे। तो लेक्चर में ये चैप्टर में पूरा टाइम तुम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में डिस्कस करोगे तो कैसे चलेगा? फिर ये चैप्टर का अलग से अपना डाउट आ जाएगा। इसका डाउट आएगा तब क्या करेगी? सब बोले सर इसका भी डाउट है। हो गया, लिख के हो गया बच्चे लोग? लिखो। ये लिखना है ऐसा। एग्जाम्पल क्या बताया था मैंने? ऊपर से नीचे तक क्या होएगा? रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ कम होएगा कि ज़्यादा होएगा? रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ कम होएगा, टॉप टू बॉटम। हाँ, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। यहाँ पे लिख दो, एज वी मूव डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ मतलब सामने वाले को रिड्यूस करेगा कि ऑक्सीडाइज करेगा? सामने वाले को रिड्यूस करेगा, मतलब H+ देगा कि लेगा? H+। रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। फिर क्या होएगा? ये वाला लिख लो पहले, LiH, NaH, KH, RBH, CSH। क्यों? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या था? आयनिक रेडियस कम होएगा कि ज़्यादा होएगा? ज़्यादा होएगा। आयनिक रेडियस इंक्रीजेस। आयनिक रेडियस इंक्रीजेस। चलो यहाँ पे आओ, ये वाले नेचर, इसमें क्या आएगा? ये एग्जांपल लिखो, COMgH। इसमें कोवेलेंट नेचर इंक्रीज क्यों हो रहा है? रीजन क्या है? कोवेलेंट क्या हो रहा है इसमें? कोवेलेंट नेचर मतलब क्या होएगा? डिक्रीज इन साइज और इंक्रीज इन साइज? हाँ, डिक्रीज इन साइज। तो ये क्या होएगा? ये रिड्यूसिंग एजेंट प्रॉपर्टी कम होती जा रही है कि ज़्यादा होती जा रही है? हाँ, तो लिख देना, स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट डिक्रीजेस। स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट डिक्रीजेस। इधर से क्या होएगा? यहाँ से क्या होएगा? यहाँ पे क्या होएगा? यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ, हाँ, कौन सा कैरेक्टर इंक्रीज होएगा, कौन सा कैरेक्टर डिक्रीज होएगा? आयोनिक नेचर क्या होएगा? बढ़ेगा। कोवेलेंट नेचर कम होएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट हाइड्रोक्साइड, हाइड्राइड के बारे में, ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर।
ठीक है, ऐसा पूछा है, ठीक है। ए बी सी डी, पीरियोडिक टेबल देख लो पहले। इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ में आपको अरेंज करना है। इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, चलो पीरियोडिक टेबल देख के बताओ। इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, बोलो इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट क्या आएगा, बोलो इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट में क्या आ रहा है। पीरियोडिक टेबल देख लो, ये कहाँ से दिया है मैंने, क्या है ये, लैंथेनाइड्स। अक्रॉस द पीरियड है कि डाउन द ग्रुप है, कौन सबसे ज़्यादा है कौन सबसे कम है, सबसे ज़्यादा किसका है, क्या सी यार, सी सबसे छोटा है ना, सबसे बड़ा, हाँ बस यस, ये सबसे बड़ा है। तो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ किसका आएगा, सबसे ज़्यादा, सबसे कम किसका आएगा। अच्छा एक बात और बताया तो मैं, हाँ एक मिनट सुनो, ये ना लैंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज में एक इफेक्ट होता है, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, लैंथेनाइड्स में लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनाइड्स में क्या होता है, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनाइड्स में क्या होता है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। एक्टिनाइड्स में क्या होता है, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब साइज बड़ा होना कि साइज छोटा होना। अच्छा साइज छोटा होना, क्यों साइज छोटा होता है मालूम है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन किधर एंटर होता है, डी, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4f 5d 6s, ठीक है 4f 5d 6s। तो ये 4f यहाँ पे समझ लो 4f है, 5d और ये क्या है 6s है। तो 4f में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होएगा, 4f 1 2, जैसे ये वाले में हम लोग ने लिखा था ना स्कैंडियम से लेके जिंक तक, 3d1 3d2 3d3 3d4 3d5, 3d1 से 3d10 तक जा रहा था। f में कितना होएगा, 1 से कितना जाएगा 14, कितना जाएगा 1 से 14, मतलब इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किधर इंक्रीज हो रहा है, f में इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है वो, f में। और f जो ऑर्बिटल है ना, f ऑर्बिटल, उसका शेप कैसा है, डिफ्यूज शेप है। कैसा शेप है, डिफ्यूज शेप कैसा है। सपोज एज्यूम करो कि आपके पास में एक छतरी है और ये छतरी में होल है, ऐसा बरसात में जब रहोगे तो पानी अंदर आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन क्या हो रहा है वो बता रहा हूँ, क्योंकि बुक में बहुत थोड़ा सा ही दिया हुआ है। तो 4f का शेप कैसा है, डिफ्यूज्ड है, मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आने की वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट होना चाहिए और साइज बड़ा होना चाहिए ना, लेकिन f ऑर्बिटल का शेप कैसा है, डिफ्यूज है। मतलब f ऑर्बिटल ने न्यूक्लियस को शील्ड किया है, लेकिन उसका शील्डिंग प्रॉपर नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्या है, उसका शेप क्या है, डिफ्यूज्ड है। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अंदर खींच लेगा। क्या करेगा वो, अंदर खींच लेगा। तो साइज क्या होगा, छोटा हो जाएगा। उसको बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। एक्टिनाइड में होता है एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। कोई आपको पूछा कि एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, आंसर क्या होएगा पता है, कौन सा कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होएगा, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होएगा कि एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन ये ज़्यादा होएगा, विच कॉन्ट्रैक्शन इज मैक्सिमम। चलो एक ऐसे गेस करो कि एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होएगा कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होएगा। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, देखो कुछ बोलना है, कुछ फेंकना है। एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं, आप ना आंसर बोला, एक्सप्लेन मत करो। लेंथेनाइड की एक्टिनाइड्स, बर्थडे गर्ल क्या बोलती है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तुम्हारा तेरे को कुछ बोलना है, एक आंसर लॉक कर दे रहा हूँ तेरे साइड से, ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन गलत आंसर। एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होएगा, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कम होएगा। क्यों, पहले वो बताता हूँ मैं। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन किधर जाता है, 4f में। एक्टिनाइड में किधर जाता है, 5f में। 5f में जा रहा है मतलब 4f में तो गया ही रहेगा ना, 4f के बाद 5f आता है। तो इसमें f ऑर्बिटल कितना, f ऑर्बिटल है 2 f ऑर्बिटल है। कितना f ऑर्बिटल है, 2। तो f ऑर्बिटल की शील्डिंग कैसी होती है, पुअर होती है। एमसीक्यू में पूछेगा s p d f में सबसे पुअर शील्डिंग किस में होती है और सबसे अच्छी शील्डिंग किस में होती है, s, फिर ये p, फिर d और फिर क्या होएगा f। तो सबसे अच्छी शील्डिंग किसकी होती है, s। क्यों s की शील्डिंग सबसे अच्छी होती है, ऐसा भी बोल सकते हैं क्योंकि न्यूक्लियस में फर्स्ट ऑर्बिट में भी s है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है और फोर्थ में भी s है। s तो सब में है ना, s, sp, spd। तो सबसे अच्छी शील्डिंग किसकी है, s की, फिर p की, फिर d की, फिर f की। तो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन किस में होगा, 5f में। तो हम लोग लेफ्ट से राइट जाएंगे तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज़ क्या होगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है। तो अगर हाइड्रोक्साइड की बात की है तो सबसे
वीक बेस किसका होएगा, सबसे वीक बेस किसका होएगा, साइज छोटा हो रहा है मतलब ये वाले कंपाउंड क्या होंगे, वीक बेस होंगे। LuOH थ्राइस सबसे वीक होगा, LuOH थ्राइस, और सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होएगा, ये आगे वाला Ce, LaOH थ्राइस, फिर इसके बाद में क्या आएगा, CeOH थ्राइस। ठीक है, समझा। और ये रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ से लेफ्ट राइट क्या होगा, डिक्रीज होएगा, क्या होएगा, डिक्रीज। तो ये मेरा आंसर जो मैंने इस क्वेश्चन का आंसर, सबसे वीक रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, LuOH थ्राइस। तो हाइड्राइड के ऊपर से इस टाइप का आएगा क्वेश्चन, समझ में आ गया। तो लेफ्ट से राइट रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ क्या होएगी, कम होएगी, क्या होएगी, लेफ्ट से राइट कम। अच्छा, डाउन द ग्रुप क्या होएगी, तो यहाँ पे एक ऐसे अपने पास एरो बना दो और यहाँ पे एरो करके लिख दो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड, क्या होएगा, इंक्रीजेस की डिक्रीजेस, यहाँ से इंक्रीज होगा और लेफ्ट राइट में क्या होगा, डिक्रीज। तो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, सामने वाले को रिड्यूस करेगा। हाइड्राइड का हेडिंग डाल देगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ तो ऑक्साइड्स लिखो, हेडिंग लिखो, व्हाट, हेडिंग राइट डाउन ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स और ऑक्साइड के टाइप देख लेते हैं। ऑक्साइड्स, ठीक है, हाइड्राइड हो गया है। तो हाइड्राइड के पास क्या होता है, रिड्यूसिंग पावर, क्या होता है, और ऑक्साइड्स के पास होता है ऑक्सीडाइजिंग पावर। चलो आप देखते हैं अभी। ऑक्साइड्स है ना, कितने टाइप के होते हैं पता है, कौन कौन से ऑक्साइड, चलो तीन जो बता रहे हैं नाम बताओ। एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल और एम्फोटेरिक। एसिडिक ऑक्साइड वाटर के साथ में रिएक्ट करके एसिड बनाएगा, बेसिक ऑक्साइड वाटर के साथ में रिएक्ट करके बेस, और नहीं, वही तो बताना है, न्यूट्रल ऑक्साइड और एम्फोटेरिक ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड ना तो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा ना तो बेस के साथ रिएक्ट करेगा। एम्फोटेरिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद एसिड एज वेल एज बेस। तो लिखते ज़रा थोड़ा थोड़ा, एक एक करके लिखो, सब लिखेंगे, सब लिखेंगे। ऑक्साइड्स लिखो, व्हेन ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद एनी एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, when oxygen reacts with any element of the periodic table, it forms a binary compound known as oxides. तो उसमें लिखो, सबसे पहले लिखो एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड में लिखो नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, these oxides reacts with water, these oxides reacts with water to form acidic solution. These oxide reacts with water to form acidic solution. Example, CO2 प्लस H2O, क्या मिलेगा आपको, CO2 प्लस H2CO3। लिखा, CO2 प्लस वाटर क्या मिलेगा, H2CO3। नेक्स्ट CO2 प्लस SO2, CO2 H2O प्लस SO2 क्या होएगा, H2SO4 क्या होएगा, H2SO4। लिखा, अरे क्या लिखा, SO2 प्लस H2O गिव्स H2SO3, H2SO4 भी बनता है।
तो H2SO4 क्या होता है, H2SO3 H2SO4 क्या है, एसिडिक है कि बेसिक है, ठीक है, H2 + SO2। नेक्स्ट वन बेसिक ऑक्साइड, metallic oxides are basic in nature. Metallic oxides are basic in nature. लिखो Na2O प्लस वाटर, सेकेंड रिएक्शन में लिखो MgO प्लस वाटर, MgO प्लस वाटर। चलो अभी बताओ क्या आएगा, हाँ ठीक है, Na2O प्लस H2O NaOH, खाली आप बेस लिखो, बेस कौन सा बन रहा है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, और कौन सा ऑक्साइड है, न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड नीदर रिएक्ट विद एसिड नॉर बेस। न्यूट्रल ऑक्साइड क्या लिखोगे न्यूट्रल ऑक्साइड में, हाँ नीदर रिएक्ट विद एसिड नॉर विद बेस। neither react with acid nor react with base. Example CO, CO, NO, NO को बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, हाँ, N2O, N2O, ठीक है, NO2 होता है वो, ठीक है, नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, ये इतने हो गए ना, अभी लिखो एम्फोट्रिक ऑक्साइड। क्या लिखोगे, रिएक्ट्स विद एसिड एज वेल एज बेस। एम्फोट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद एसिड एज वेल एज बेस, एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट होता है। Al2O3 ZNO। एग्जाम्पल दिया ना, एग्जाम्पल ZNO Al2O3। चलो अभी ना, अभी कुछ क्वेश्चन देता हूँ मैं, ज़रा बताओ मेरे को। 3 ऑक्साइड लिखो पहले, Al2O3 MgO N2O, ठीक है, Al2O3 MgO Na2O, ठीक है। अब मेरे को बताओ इसका बेसिक नेचर बताओ, कौन सबसे ज़्यादा बेसिक है एक और कौन सबसे हाँ MgO सबसे ज़्यादा बेसिक है, सबसे कम बेसिक कौन है, N2O। तो लिख दो, क्या लिखोगे, MgO इज मोर बेसिक देन Na2O and Na2O is more basic than, क्या होएगा, Al2O3। लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में हाँ सबसे पहले MgO आएगा, फिर कौन आएगा, Al2O3। ये बेसिक स्ट्रेंथ है, ठीक है। अब ना अपन अल्कली मेटल में आते, और मेरे को बताओ उसके ऑक्साइड्स में कौन फटाक से बेस बनाएगा, कौन सबसे स्ट्रॉन्ग। एग्जाम्पल में लिखना, इसमें से एग्जाम्पल लेते, लिखो P2O5 SO3, हाँ लिखो नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो, P2O5 SO3 एंड Cl2O7। P2O5 SO क्या लिखा, SO3 और Cl2O7। चलो आप पीरियोडिक टेबल पे आओ, आ गए पीरियोडिक टेबल पे।
हाँ अभी मेरे को बताओ इसमें से किसका एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होएगा। यहाँ पे ऐसे लिख देना, जितना यहाँ पे जाओगे ना, लेफ्ट से राइट में जाओगे ना, लेफ्ट से राइट में एसिडिक नेचर क्या होएगा, इंक्रीज होएगा। देख यहाँ पे सब क्या है आपका, एक मिनट, ये साइड में बेस है, बेसिक है, तो ये साइड में जाओगे तो क्या होते जाएगा, एसिडिक। तो यहाँ पे एरो करके लिख देना ऐसे, लेफ्ट टू राइट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेस, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, और ये साइड आओगे तो क्या आएगा, बेसिक स्ट्रेंथ। लिखेंगे क्या आएगा, बोलो आंसर, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक कौन होगा। यहाँ पे ऐसे एरो कर, यहाँ पे लिख एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेस, ये साइड में क्या करोगे तो लिखो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड। तो एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ समझ गया है। हाँ इधर एरो करके क्या लिखेगी, हाँ तो एसिडिक स्ट्रेंथ किधर रहेगा, पी ब्लॉक के साइड रहेगा कि एस ब्लॉक के साइड रहेगा, पी ब्लॉक के साइड। आपको एमसीक्यूज में आता है सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्साइड, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिडिक ऑक्साइड कौन से ग्रुप बनाते हैं, हैलोजन ग्रुप 17, और सबसे स्ट्रॉन्ग बेस वाले कौन से ग्रुप बनाते हैं। यही रीजन है कि आपके NaOH का ऑक्साइड और सोडियम का ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स सब बेसिक इन नेचर, इसलिए उसका नाम ही रख दिया अल्कली मेटल। बीच में क्या आएगा, सब आपका इंटरमीडिएट आ जाएगा। तो अच्छा, तो उसको सीक्वेंस पे लगाओ, जो मैंने एग्जांपल दिया था उसको सीक्वेंस पे लगाओ आपके, समझ गया, ऑक्साइड्स का एमसीक्यू समझ गया। ठीक है, समझ में आया। अभी नेक्स्ट हेडिंग लिखो, मेटालिक नेचर एंड इट्स पीरियोडिक ट्रेंड्स। अगला हेडिंग लिखो, मेटालिक नेचर एंड इट्स पीरियोडिक ट्रेंड्स। मेटालिक नेचर क्या आएगा, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू डोनेट इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। मेटालिक नेचर, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। चलो अभी मुझे बताओ, आप खुद से सोच के बताना, मेटालिक नेचर पहले लिख लो, द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, ये आपका मेटालिक नेचर है। लेफ्ट से राइट क्या होएगा और राइट टू लेफ्ट में क्या होएगा, चलो ऊपर से नीचे बताओ पहले। डाउन द ग्रुप क्या होएगा, मेटालिक नेचर इंक्रीजेस की डिक्रीज। हाँ रीजन लिखो, डाउन द ग्रुप मेटालिक नेचर इंक्रीजेस बिकॉज क्या बड़ा हो जाएगा वहाँ पे, एटॉमिक रेडियाई। मेटालिक नेचर डाउन द ग्रुप मेटालिक नेचर इंक्रीजेस, क्यों, बिकॉज इट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन इजीली। डाउन द ग्रुप मेटालिक नेचर इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। ठीक है, कुछ एलिमेंट लिख के लिखो, ये लिख के लो जरा, इनको तुमको ना इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटालिक नेचर में लगाने का है। कार्बन सिलिकॉन, कार्बन सिलिकॉन PbSn जर्मेनियम, कार्बन सिलिकॉन PbSn जर्मेनियम, कार्बन सिलिकॉन PbSn जर्मेनियम। चलो बताओ, कार्बन सिलिकॉन PbSn और Ge। मेटल को साइड में करो, नॉन मेटल को साइड में करो, और एक को बीच में रखो। मेटल कौन है, नॉन मेटल कौन है, चलो दो मेटल है उसमें और दो नॉन मेटल है, बोलो दो मेटल बताओ। ये बच्चे लोग, मेटल कौन कौन सा दिया है, मेटल बताना, दो मेटल बताना जो ऑप्शन में दिया है। मेटल, टिन, और क्या है, जर्मेनियम, और कौन सा है, सिलिकॉन तो बीच में आ जाएगा। Pb भी दिया है, Pb नॉन मेटल में कार्बन आ जाएगा, ठीक है। सिलिकॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये बीच में आ जाएगा। तो सबसे कम मेटालिक कौन है, कार्बन है।
सिलिकॉन जर्मेनियम बीच में, एसएन और पीबी। एसएन पीबी में कौन ज़्यादा मेटालिक है, देखो ज़रा साइज, किसका साइज बड़ा है एसएन और पीबी में, पीबी का। ठीक है, हो गया, तुम्हारा सीक्वेंस लग गया, समझ गए कैसे निकालने का मेटालिक नेचर नॉन मेटालिक नेचर। कंटाला आएगा, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट, अगला लिखो नेक्स्ट, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। नेक्स्ट हेडिंग लिखना ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ऑफ एलिमेंट, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ऑफ एलिमेंट। अच्छा, साइज बड़ा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा कि आ जाएगा, निकल जाएगा, मतलब लॉस हो गया, लॉस हो गया तो कौन सा स्ट्रेंथ हो गया, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ मतलब अंदर आ जाएगा साइज। ठीक है, तो 4 एग्जांपल लिखो, ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ और रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ लिखा, तो उसमें लिखो जरा, इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट reducing nature decreases while oxidizing nature increases। explain करो जरा, ये reducing nature क्या हो रहा है और oxidizing nature क्या हो रहा है, कैसे explain करो जरा। because across a period वो atomic size कम होता है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन easily accept कर सकता है। yes, समझा, तुमको समझा, बॉयज को समझा क्या बोला, ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्यों, हाँ क्या लिखा है, नहीं उल्टा नहीं बोला मैंने, सेम बोला, इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट रिड्यूसिंग नेचर डिक्रीजेस और ऑक्सीडाइजिंग नेचर इंक्रीजेस, यही लिखा है कि अलग लिखा है। हाँ, अब ये एक्सप्लेन करना, हाँ ये एक मिनट ये एक्सप्लेन करना है, हाँ यही है, काहे को परेशान हो रही है। चलो ये एक्सप्लेन करो, क्या बढ़ रहा है और क्या कम हो रहा है। अरे भाई रुकना, क्या है, अब वो स्टेटमेंट क्या है, जरा उसको एक्सप्लेन करते, क्या स्टेटमेंट लिखा है, रिड्यूसिंग नेचर क्या हो रहा है, क्यों रिड्यूसिंग नेचर डिक्रीज हो रहा है वो बताओ जरा। साइज छोटा हो रहा है, एक मिनट, रिड्यूसिंग नेचर मतलब सामने वाले को रिड्यूस करेगा तो इलेक्ट्रॉन दे पाएगा क्या, साइज छोटा हो रहा है उसका। हाँ, तो जो बोला है वही स्टेटमेंट है, उसको डाउन द ग्रुप के लिए लिखो जरा, डाउन द ग्रुप के लिए यही स्टेटमेंट को डाउन द ग्रुप के लिए उल्टा करो जरा, क्या होएगा। हाँ, मतलब उसको खुद नहीं होना है, दूसरे को करना है, तो खुद के लिए कर रही है, इसलिए तो बोल रहा हूँ, चुप बैठी तो थोड़ा सुन जरा क्या है, तो तू अपना एक कॉन्सेप्ट बनाई है और वही कॉन्सेप्ट में तू रह रही है। तो चलो कुछ एलिमेंट दे रहा हूँ, उनको ज़रा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में तुमको सजाना है। ठीक है, चलो लिखो, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट arrange the following element in a reducing strength। ठीक है, और वो एलिमेंट का नाम लिखो, वेनेडियम VCOSEBr, वेनेडियम, कोबाल्ट, सिलेनियम और ब्रोमीन। तो लिख दिया VC और क्या लिखा है, हाँ VCO, कोबाल्ट को लगाओ, वेनेडियम, कोबाल्ट, SE और Br। चलो बताओ, वो स्टेटमेंट रीड करो और पीरियोडिक टेबल को देखो। Br ब्रोमीन, क्या बोला, इंक्रीजिंग में बोला है ना, मतलब सबसे ज़्यादा जो भी रहेगा वो करना,
लो टू हाई, reducing nature decreases from weak to हाँ ना तो weak में reducing nature अभी तू अरेंज कर, हाँ सेम अपने अरेंज करके दिया अरेंज ही किया है क्या? हाँ वो अरेंज है ऑलरेडी अरेंज है कि कुछ आगे पीछे होगा? अरेंज है सर आप एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो हाँ बिल्कुल बिल्कुल। साइज क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है। हाँ इसे पीरियड में जा रही है, साइज छोटा हो रहा है। इधर से इधर साइज छोटा होता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। साइज छोटा हो रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं पाएगा ना। रिड्यूसिंग, हाँ समझ गई। क्या आएगा बोलो? तू ध्यान मत दे, बस ऐसे ही तू अपने में पढ़ रहे। ध्यान मत दे तू, खाली बस ऐसे ही तू कर। तो 3 बार तेरा बता के हो गया है तो भी देखो अभी तक कंफ्यूजन में ही है तू। ऑलरेडी अरेंज किया हुआ है क्या? चलो दूसरा लिखो। अभी 4 एलिमेंट दे रहा हूं, उसमें आपको बताने का है। लिखो आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एलिमेंट, identify the following element having more ability to form covalent and ionic compound. ठीक है, उसमें एग्जाम्पल लिखना। पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, रुबिडियम, Mg एंड B। क्या बताने का पता है? B मतलब बोरॉन। कौन से एलिमेंट आयनिक कंपाउंड बनाएंगे, कौन से एलिमेंट कोवेलेंट? तो एक कोवेलेंट और आयनिक कहाँ से पता चलेगा? S ब्लॉक वाला क्या बनाएगा? आयोनिक। P ब्लॉक वाला क्या बनाएगा? कोवेलेंट। तो पहले कोवेलेंट और आयनिक को साइड में करो, अलग अलग करो। कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्मिंग एलिमेंट और आयोनिक कंपाउंड फॉर्मिंग एलिमेंट। हाँ तो लिखो वहाँ पे कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्मिंग एलिमेंट और आयोनिक कंपाउंड फॉर्मिंग एलिमेंट को अलग अलग करो। हो गया, आंसर आ गया। एक लास्ट क्वेश्चन वो कंप्लीट करके जाओ। हाँ आयनिक कोवेलेंट अलग अलग किया ना, बस उतना ही। लास्ट लिखो, लास्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन वाई, ये चलना बच्चे लिखना। एक्सप्लेन वाई पोटेशियम हाइड्रोक्साइड is strong base than lithium hydroxide. Explain why potassium hydroxide is strong base than lithium hydroxide. अभी खुद से लिखने का, क्यों स्ट्रॉन्ग बेस है? KOH और LiOH में ये बोला है कि KOH स्ट्रॉन्ग। आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करने का है, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करने का है। अब ये कॉन्सेप्ट यूज करके बताओ क्या होएगा। ये कॉन्सेप्ट यूज करने का, ये क्या है जरा सोच के बताओ जरा क्या है। हाँ, मेटल और हाइड्रोक्साइड बॉन्ड लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा। मेटल हाइड्रोक्साइड बॉन्ड लेंथ कौन से केस में ज्यादा है? M और OH का बॉन्ड लेंथ किस में ज्यादा रहेगा? KOH। और इसमें क्या रहेगा? ये कौन सा कैरेक्टर है? आयोनिक कैरेक्टर। ये कौन सा कैरेक्टर है? कोवेलेंट। कौन से केस में OH इजीली रिलीज होगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सो दैट इज द रीजन KOH इज मोर बेसिक देन LiOH। समझा नहीं?
ठीक है, वेरी गुड। अभी तू इसमें आ, पीरियोडिक टेबल पे आ, देखो दिखा लिथियम और पोटेशियम दिख रहा है, देखो ठीक है। दोनों के साथ में OH अटैच कर ले अपने मन में, अटैच कर लिया। किस में साइज बड़ा रहेगा, बॉन्ड लेंथ किस में बड़ा रहेगा, K में बड़ा रहेगा कि Li में बड़ा रहेगा, किस में बड़ा रहेगा, जोर से बोल, K में। क्यों बड़ा रहेगा, डाउन द ग्रुप साइज बड़ा होता है, तो बॉन्ड लेंथ बड़ा है, मतलब OH इजीली रिलीज होगा कि नहीं रिलीज होगा। कौन सा कैरेक्टर है, आयनिक कैरेक्टर है कि कोवेलेंट कैरेक्टर है, आयोनिक कैरेक्टर। पास आ रहा है तो कोवेलेंट, दूर जा रहा है तो आयोनिक। जितना इजीली OH डोनेट होगा उतना स्ट्रॉन्ग बेस है। ऐसा कौन बोला, मैंने नहीं बोला, ऐसा कौन से साइंटिस्ट ने बोला था ये, अरेनियस। लुइस ने बोला, लुइस इलेक्ट्रॉन का बोला। लुइस क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन साइज छोटा रहेगा, इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाएगा। हाँ, अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बस फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर तुमको बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व करना है। चलो लिखो, उसको एक्सप्लेन करने का, बस खत्म करने का, लेक्चर खत्म। हाँ तू इधर आ, देखो एक स्टेटमेंट एक्सप्लेन करने का था, इधर आ और इधर बैठ और तेरा रफ बुक लेके आ।